हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम अक्टूबर सेकंड वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। जो भी एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से अक्टूबर सेकंड वीक के करंट अफेयर्स अपने कवर कर सकते हैं। इसी तरह से फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स भी हमने अपलोड किए हुए हैं, उन्हें भी आप लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। Where was the 92nd इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेशन हेल्ड? 92वां भारतीय वायुसेना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, चेन्नई। आपको जाना चाहिए हर साल भारत इंडियन एयरफोर्स डे ऑब्जर्व करता है 8 अक्टूबर को। आप सभी जानते हैं इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 1932 में हुई थी और इस बार 92वां इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेशन मरीना बीच पर हुआ है, लाइट हाउस एंड चेन्नई पोर्ट के बीच में। और चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, तमिलनाडु चीफ मिस्टर एम के स्टैलिन, डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टैलिन, ये सभी इस समारोह में मौजूद रहे। आपको बता दें इस साल का जो थीम रहा इस इवेंट का, ये है भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर, यानी कि इंडियन एयरफोर्स कैपेबल, स्ट्रॉन्ग एंड सेल्फ रिलायंट। आपको जानना चाहिए 2023 में जो इंडियन एयरफोर्स एयर शो है ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था, 2022 में चंडीगढ़ में हुआ था। एक्चुअली एग्जैक्ट लोकेशन पर ही क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में जो ये इंडियन एयरफोर्स का एयर शो है ये कहाँ पर हुआ, तो आपको मालूम होना चाहिए मैरीना बीच पर हुआ है, चेन्नई है। एट विच एयर बेस विल एरो इंडिया 2025 बी हेल्ड? एरो इंडिया 2025 किस एयरबेस पर आयोजित किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, येलाहंका एयरबेस। देखिए यूनियन डिफेंस मिनिस्ट्री जो एरो इंडिया है इसको बेंगलुरु में अगले साल की शुरुआत में होस्ट करने जा रही है। एक बायनियल एयर शो है, 2 साल में एक बार होता है। बेंगलुरु जिसे इंडिया का सिलिकन सिटी भी हम बोलते हैं, ये एशिया का बिगेस्ट एयर शो एरो इंडिया होस्ट करता आ रहा है 1996 से ही। और 5 दिन का एरो इंडिया 2025 ये इंडियन एयरफोर्स का जो येलाहंका एयरबेस है यहाँ पर 10 से 14 फरवरी के बीच आयोजित किया जाएगा। तो इस एरो इंडिया को आर्म फोर्सेस और मल्टीपल एजेंसीज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंक्लूडिंग डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, इंडियन एयरफोर्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, DRDO, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, इनके द्वारा आयोजित किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स वॉन द ईरानी कप आफ्टर अ गैप ऑफ 27 ईयर्स? निम्नलिखित में से किस टीम ने 27 वर्षों के अंतराल के बाद ईरानी कप जीता? सही आंसर ऑप्शन ए है, मुंबई। आपको जानना चाहिए 2024-25 का जो ईरानी कप रहा ये 61वां एडिशन रहा इस ईरानी कप का, जो कि एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट है। हमारे देश में ऑर्गेनाइज किया जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी कि BCCI के द्वारा। और एक ही मैच इसमें खेला गया, मुंबई जो कि विनर्स थे 2023-24 रणजी ट्रॉफी के और रेस्ट ऑफ इंडिया क्रिकेट टीम के बीच में। रेस्ट ऑफ इंडिया क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे ऋतुराज गायकवाड़। तो 1 से 5 अक्टूबर 2024 के बीच खेला गया अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। मुंबई ने ईरानी कप जीता है 27 साल के बाद। ठीक है, अपनी फर्स्ट इनिंग में जो इनकी लीड थी उसके बेसिस पर मुंबई के कैप्टन रहे अजिंक्य रहाणे। प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया सरफराज खान को मुंबई से। हु वॉन मेंस सिंगल्स टेनिस टाइटल एट चाइना ओपन 2024? चाइना ओपन 2024 में पुरुष एकल टेनिस का खिताब किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन सी है, कार्लोस अल्कराज। देखिए टेनिस की बात करें तो स्पेन के कार्लोस अल्कराज, इन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 ज़ेनिक सिनर को फाइनल में हराकर अपना पहला चाइना ओपन टाइटल जीता है। विमेंस सिंगल्स की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स की कोको गॉफ, इन्होंने चेक रिपब्लिक की कैरोलिना मोशोवा को हराकर विमेंस सिंगल्स टाइटल जीता। मेंस डबल की बात करें तो इटली के पेयर साइमोन बोलेली और एंड्रियो वावासोरी ने टूर्नामेंट जीता। वहीं विमेंस डबल्स की बात करें तो फिर से इटली के पेयर सारा ईरानी और जैस्मिन पाउलिनी ने ये इवेंट जीता है विमेंस डबल्स में। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनोग्रेटेड? भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, केरल। आपको जानना चाहिए केरल के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन, इन्होंने इंडिया की फर्स्ट सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इसको इनोग्रेट किया है कैल्ट्रॉन कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स लिमिटेड में, कलियासुरी, कन्नूर में, केरल में। मतलब आपको बता दें जो सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इसको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो के साथ मिलकर डेवलप किया गया है।
और यहाँ पर कैल्ट्रॉन कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स लिमिटेड 2000 सुपर कैपेसिटर डेली प्रोड्यूस करने वाला है। वेयर इज़ द बंजारा विरासत नागरा म्यूजियम लोकेटेड? बंजारा विरासत नागरा संग्रहालय कहाँ स्थित है? सही आंसर ऑप्शन सी, वसीम। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बंजारा विरासत नागरा म्यूजियम इसको इनोग्रेट किया है पौहर देवी, वसीम, महाराष्ट्र में। पौहर देवी जो है इसे काशी ऑफ द बंजारा कम्युनिटी के नाम से भी बुलाया जाता है। तो ये 5 स्टोरी म्यूजियम है और इसमें विजिटर्स जा सकते हैं। हिस्ट्री, क्या ट्रेडिशन रहा है, क्या कल्चर प्रैक्टिसेस हैं जो बंजारा कम्युनिटी द्वारा फॉलो की जाती हैं। 13 गैलरीज हैं इसमें, और जब भी बंजारा लीडर्स रहे हैं, हिस्टोरिकल मोमेंट्स रहे हैं, आर्टिफैक्ट्स रहे हैं, उनसे उनकी लाइफ से संबंधित जो बंजारा कम्युनिटी के लीडर्स हैं उन सभी को यहाँ पर देखा जा सकता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एग्जैक्ट लोकेशन याद रखिएगा, वसीम में, महाराष्ट्र में है वसीम। हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज मैक्सिकोज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट? मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? सही आंसर ऑप्शन डी है, क्लाउडिया शेनबॉम। क्लाउडिया शेनबॉम ये मैक्सिको की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। हाल ही में इनका शपथ ग्रहण समारोह भी हुआ है और ये टुक ओवर कर रही हैं जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट हैं एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर से। मैक्सिको की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में आता है। कैपिटल मैक्सिको सिटी है, करेंसी मैक्सिकन पैसो है और मोस्ट स्पेनिश स्पीकर्स पूरे वर्ल्ड में मैक्सिको में रहते हैं। हाउ मैनी ब्रांचेस डज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल ओपन इन द करंट फाइनेंशियल ईयर? चालू वित्त वर्ष में भारतीय स्टेट बैंक कितनी शाखाएं खोलेगा? सही आंसर ऑप्शन सी है, 600। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस करंट फाइनेंशियल ईयर में 600 ब्रांचेस खोलने जा रहा है पूरे भारत भर में। आपको बता दें, जो ये SBI है इसने 137 ब्रांचेस लास्ट फिस्कल ईयर में ओपन की, जिसमें से 59 नई रूरल ब्रांचेस इनोग्रेट की गई। SBI का अगर हम मार्च 2024 तक बात करें तो पूरे भारत भर में 22,542 ब्रांचेस हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन चाला श्रीनिवासुलु शेट्टी हैं। विच टू कंपनीज हैव पार्टनर टू इंट्रोड्यूस द डेली सेविंग्स फीचर? डेली सेविंग सुविधा शुरू करने के लिए किन 2 कंपनियों ने साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन ए है, फोन पे एंड जार। देखिए, फोन पे ने अपनी पार्टनरशिप अनाउंस की है प्रीमियर फाइनेंशियल फिटनेस प्लेटफॉर्म जार के साथ, जिसके तहत इसने डेली सेविंग्स नाम का एक फीचर अपने प्लेटफॉर्म पर ऐड किया है, जिसके तहत डिजिटल गोल्ड परचेज किया जा सकता है। तो इसके तहत जो यूजर्स हैं वो 24 कैरेट डिजिटल गोल्ड जो यहाँ पर परचेज कर सकते हैं अपने डेली इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन के तौर पर। डेली सेविंग्स के साथ जो फ़ोन पे है, इसका मकसद है जो इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर एक सेविंग हैबिट्स जो है डेवलप हो, बाय अलाउइंग देम टू सेव अमाउंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम ₹10 अप टू मैक्सिमम ऑफ ₹5,000 ईच डे इन डिजिटल गोल्ड। तो डिजिटल गोल्ड के रूप में आप यहाँ पर पैसा सेव कर सकते हैं 10 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक पर डे। हाउ मच इज़ द लोन अप्रूव्ड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर टूरिज्म डेवलपमेंट इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा कितना ऋण स्वीकृत किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, $162 मिलियन। देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $162 मिलियन का लोन अप्रूव कर दिया है हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए। द लोन विल हेल्प अनलॉक द स्टेट्स टूरिज्म पोटेंशियल थ्रू द इन्हेंसमेंट ऑफ कल्चरल and heritage sites and the creation of new infrastructure aimed at strengthening the tourism sector। इससे पहले हमने देखा था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $240.5 बिलियन का लोन अप्रूव किया है ताकि भारत में जो रूफटॉप सोलर सिस्टम है उनको फाइनेंस किया जा सके। विच बैंक इज प्लानिंग टू सेल इट्स ओमान ऑपरेशन टू बैंक डोफार? कौन सा बैंक अपना ओमान परिचालन बैंक डॉफर को बेचने की योजना बना रहा है? सही आंसर ऑप्शन सी है, बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा जो ओमान ऑपरेशन है इसका, उसको सेल करेगा बैंक डॉफर को। ठीक है, जो अपना इसका फॉरेन ऑपरेशन है उनको रेशनलाइजेशन करने का प्रोग्राम चल रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा का। और भी देशों में इस तरह का इसने किया है कि अपना ऑपरेशन किसी दूसरे बैंक को बेच दिया है। तो टोटल बिजनेस जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का यहाँ पर ओमान में ये 113.35 मिलियन ओमानी रियाल का है। वहीं जो नेट वर्थ है ये 25.54 मिलियन ओमानी रियाल की है। आपको जाना चाहिए, गूगल इंडिया ने हाल ही में पार्टनरशिप अनाउंस किया है मुथूट फाइनेंस के साथ, जो कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। गोल्ड लोन में स्पेशलाइजेशन है इसके पास।
और दिस पार्टनरशिप विल प्रोवाइड गोल्ड बैक लोन्स टू स्मॉल बिजनेसेस एंड कंज्यूमर्स स्पेशली इन रूरल एरियाज थ्रू गूगल पे। देखिए गोल्ड लोन का फ़ायदा ये होता है, गोल्ड लोन का मतलब होता है आप गोल्ड को गिरवी रख के लोन ले रहे हो, ठीक है। आपने कोलेट्रल के तौर पर क्या रखा है, गोल्ड रखा है। तो गोल्ड लोन देने का फ़ायदा ये होता है कि जो आपने कोलेट्रल के तौर पर गोल्ड रखा है उसकी कितनी वैल्यू है तुरंत जो है कैलकुलेट हो जाती है, ठीक है। तो आपका जो लोन वगैरह है तुरंत अप्रूव भी हो जाता है और उसमें ज़्यादा कागज़ वगैरह की भी झंझट नहीं रहती है। अगर आप कोलेट्रल के तौर पर कोई और संपत्ति रखते हैं तो थोड़ा बहुत टाइम लगता है उसका एस्टिमेट लेने में कि कितनी वैल्यू है उसकी कोलेट्रल की। पर गोल्ड में क्या है, तो सीधा सीधा पता चल जाएगा, जैसे ही मेज़र किया कि इतना है गोल्ड और तुरंत उसकी वैल्यू पता चल जाती है कि इतना गोल्ड गिरवी रखा हुआ है। तो ये फ़ायदा रहता है गोल्ड लोन में। गोल्ड लोन मतलब ये नहीं कि आप गोल्ड लेने के लिए लोन ले रहे हैं, बल्कि आपने गोल्ड को कोलेट्रल रखा है लोन लेने के लिए। What will be the new age limit for keeping 50% of investment in equity funds under the National Pension Scheme? राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत इक्विटी फंड में 50% निवेश रखने की नई आयु सीमा क्या होगी? सही आंसर ऑप्शन बी 45 साल, 45 ईयर्स। देखिए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि PFRDA ये नई नेशनल पेंशन स्कीम लॉन्च करेगा, जिसके तहत जो सब्सक्राइबर्स हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट का 50% इक्विटी फंड्स में रख सकते हैं 45 साल की लिमिट तक, 45 साल की एज लिमिट तक भी। फिलहाल क्या है, जो पेंशन रेगुलेटर है यानी कि PFRDA अलाउ करता है कि 50% इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी फंड्स 35 साल तक ही आप कर सकते हैं। तो अब 35 से बढ़ाकर 45 साल कर दिया जाएगा। जो कंबाइंड टोटल कॉर्पस है NPS का और APY का, ये 12.4 ट्रिलियन रुपीज़ का है और PFRDA एक्सपेक्ट कर रहा है कि फाइनेंशियल 25 में 15 ट्रिलियन ये पहुंच जाएगा। अटल पेंशन योजना में 1.2 करोड़ न्यू सब्सक्राइबर्स एनरोल किए गए फाइनेंशियल 24 में, और जो टारगेट है करंट फाइनेंशियल ईयर में 1.3 करोड़ सब्सक्राइबर्स का है। जो टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हैं अटल पेंशन योजना के तहत ये 37,850 करोड़ रुपए है। वेयर इज़ द नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेटेड इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी है 2 to 8 अक्टूबर। देखिए नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक भारत में 2 से 8 अक्टूबर के बीच हर साल मनाया जाता है। इस साल का थीम रहेगा नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक का वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन थ्रू को एग्जिस्टेंस। व्हाट इज द नेम ऑफ स्विगीज न्यू इनिशिएटिव फॉर कैरियर ग्रोथ ऑफ डिलीवरी पार्टनर्स? डिलीवरी पार्टनर्स के करियर ग्रोथ के लिए स्विगी की नई पहल का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए है प्रोजेक्ट नेक्स्ट। देखिए ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग एंड डिलीवरी कंपनी स्विगी, इसने प्रोजेक्ट नेक्स्ट लॉन्च किया है। जो भी इसके डिलीवरी पार्टनर्स हैं उनकी स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए और ब्लू कॉलर से उनको वाइट कॉलर वर्कर में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। वाइट कॉलर आप सभी जानते हैं, जो स्किलफुल वर्कर होते हैं, जैसे आप देखते हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उनको वाइट कॉलर बोलते हैं। ब्लू कॉलर मतलब जैसे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में जो काम करते हैं, जहाँ पर ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं होती। तो ये जो प्रोग्राम है प्रोजेक्ट नेक्स्ट, ये स्विगी का जो स्विगी स्किल्स इनिशिएटिव है उसका एक हिस्सा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इसने एक टाई अप किया था स्विगी स्किल्स के लिए, जिसके तहत ये ऑलमोस्ट 2,40,000 डिलीवरी पार्टनर्स को स्किल प्रोवाइड कराएगा। साथ ही स्विगी ने 10 मिनट मील्स एंड बेवरेजेस डिलीवरी सर्विस बोल्ड भी शुरू की है 6 मेजर सिटीज़ में, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, पुणे, चेन्नई और बेंगलोर में 2 किलोमीटर रेडियस के अंदर अंदर जो कस्टमर्स की है। साथ ही स्विगी ने बल्क ऑर्डर्स के लिए एक्सेल फ्लीट लॉन्च की है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। तो इस तरह क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि बोल्ड सर्विस किसने लॉन्च किया, फिर एक्सेल फ्लीट किसने लॉन्च की, प्रोजेक्ट नेक्स्ट किसने लॉन्च किया। हु रिलीज द बुक श्री रामा इन तमिलगम एन इनसेपरेबल बॉन्ड? तमिलगम में श्री राम एक अविभाज्य बंधन पुस्तक का विमोचन किसने किया? सही आंसर ऑप्शन ए है RN रवि। देखिए RN रवि जो कि गवर्नर हैं तमिलनाडु को, इन्होंने एक बुक लॉन्च की है श्री राम इन तमिलगम एन इनसेपरेबल बॉन्ड। इसे लिखा है डॉक्टर DK हरि और डॉक्टर DK हेमा हरि ने। एक और बुक के बारे में आपको जानना चाहिए, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने खाकी में स्थिता प्रज्ञा इस बुक को रिलीज़ किया है। इसे लिखा है फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ उत्तराखंड अनिल रतूड़ी ने। और कुछ बुक्स देख लेते हैं जो चर्चा में रही हैं। लाल चौक, इसे रोहिन कुमार ने लिखा है। द अर्बन एलिट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसे रोहिन भट्ट ने लिखा है।
अहिंसा इसको देवदत्त पटनायक ने लिखा है। स्पीकिंग विद नेचर इसको रामचंद्र गुहा ने लिखा है। तो देखिए कुछ ऐसे राइटर्स होते हैं जिनकी बुक अगर आपको दिख जाए तो महत्वपूर्ण होती है एग्जाम के लिए। अब रामचंद्र गुहा जाने माने हिस्टोरियन है, तो इन्होंने अगर कोई बुक लिखी है तो ये महत्वपूर्ण है। स्पीकिंग विद नेचर इनकी बुक का नाम है। स्काई हाई द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिगो इसे लिखा है तरुण शुक्ला ने। विच प्लेटफॉर्म वॉज रैंक्ड फर्स्ट इन द लिंक्डइन टॉप स्टार्टअप्स इंडिया लिस्ट 2024? लिंक्डइन टॉप स्टार्टअप्स इंडिया लिस्ट 2024 में किस प्लेटफॉर्म को पहला स्थान दिया गया? सही आंसर ऑप्शन ए है ज़ेप्टो। देखिए क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ज़ेप्टो ये लगातार दूसरी बार पहले स्थान पर रहा है लिंक्डइन टॉप स्टार्टअप्स इंडिया लिस्ट 2024 में। ठीक है, ये एक एनुअल रैंकिंग है इमर्जिंग कंपनीज की जहाँ पर प्रोफेशनल्स वर्क करना चाहते हैं। तो 4 पिलर्स पर ये आधारित रहती है: एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, एंगेजमेंट, जॉब इंटरेस्ट एंड अट्रैक्शन ऑफ टॉप टैलेंट। ज़ेप्टो के बाद दूसरे नंबर पर फिर स्प्रिंटो है, उसके बाद फिर क्लाउड स्टोरेज मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लूसिडिटी है। When is the वर्ल्ड पोस्ट डे सेलिब्रेटेड ईच ईयर? प्रत्येक वर्ष विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी है 9 अक्टूबर। आपको जानना चाहिए कि वर्ल्ड पोस्ट डे ये हर साल 9 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि 1874 में इसी दिन यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन को इस्टेब्लिश किया गया था स्विस कैपिटल बर्न में। और डिक्लेयर कब किया गया कि 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाएगा? तो ये यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की कांग्रेस हुई थी, इनकी मीटिंग हुई थी टोक्यो जापान में 1969 में, उसी दौरान ये घोषणा की गई थी। आपको जानना चाहिए 2024 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन अपनी 150वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है और इसी वजह से इस वर्ल्ड पोस्ट डे का थीम भी है 150 ईयर्स ऑफ इनेबलिंग कम्युनिकेशन एंड एम्पावरिंग पीपल्स अक्रॉस नेशंस। आपको जानना चाहिए भारत नेशनल पोस्टल वीक सेलिब्रेट कर रहा है 7 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच में। Who were awarded the 2024 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन? 2024 फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रूवकॉन। आपको जानना चाहिए 2024 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन ये विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूवकॉन को दिया जाएगा, ऐसा नोबेल असेंबली ने अनाउंस किया है कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम स्वीडन में। आपको बता दीजिए दोनों ही पर्सन हैं एम्ब्रोस एंड रूवकॉन, ये अमेरिकन बायोलॉजिस्ट हैं। तो इन्हें ये प्राइज़ दिया गया है क्योंकि इन्होंने माइक्रो RNA की डिस्कवरी किया है और इसका क्या रोल होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन में उसको उजागर किया है। आपको बता दें माइक्रो RNA ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेल को हेल्प करते हैं इनके प्रोटीन प्रोडक्शन कंट्रोल में। माइक्रो RNAs आर स्मॉल नॉन कोडिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ RNA। देखिए नोबेल प्राइज़ की बात करें तो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यहाँ पर दिया जाता है, ये अमाउंट दी जाती है अवार्ड के तौर पर। और हर साल जो ये मेडिसिन प्राइज़ है ये सबसे पहले घोषित किया जाता है और नोबेल प्राइज़ जो है मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है, वो आपस में फिर ये प्राइज़ मनी शेयर करते हैं। जो नोबेल पीस प्राइज़ है ये एक कमेटी द्वारा डिसाइड किया जाता है जिसमें 5 इंडिविजुअल्स होते हैं, नॉर्वेन पार्लियामेंट द्वारा उनको नामित किया जाता है, तो वो डिसाइड करते हैं नोबेल पीस प्राइज़। जो फर्स्ट नोबेल प्राइज़ है वो 1901 में दिए गए थे। अच्छा, नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स जिसे ऑफिशियली स्विस रिक्सबैंक प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंसेज इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल कहा जाता है, ये 1969 में पहली बार दिया गया था। Who has been announced as the global brand ambassador by Bank of Baroda? बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे वैश्विक ब्रांड अम्बेसडर घोषित किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है सचिन तेंदुलकर। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने BOB मास्टर स्ट्रोक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है जो हाई एंड कस्टमर्स हैं और क्रिकेट लीजेंड सचिन तेंदुलकर अपना ग्लोबल ब्रांड अम्बेसडर अनाउंस किया। तो ये जो नया सेविंग्स बैंक अकाउंट है ये जो प्रीमियम सर्विसेज इसमें दी जाएंगी क्लाइंट्स को, तो ऐसे क्लाइंट्स जो क्वार्टरली एवरेज बैलेंस 10 लाख रुपए तक का अपने अकाउंट में बना के रखते हैं उन्हें दिया जाएगा। विच स्पोर्ट इज दीपा कर्माकर अनाउंस हर रिटायरमेंट फ्रॉम? दीपा कर्माकर ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन सी है जिम्नास्टिक। देखिए इंडियन जिम्नास्ट दीपा कर्माकर, इन्हें स्मॉल वंडर भी कहते हैं, इन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। आपको बता दें केवल पूरे विश्व में उन 5 महिलाओं में से एक हैं जिन्हें
प्रूडोनोवा वॉल्ट में महारत हासिल है। ये अगरतला त्रिपुरा से आती हैं और फर्स्ट इंडियन फीमेल जिम्नास्ट हैं जिन्होंने ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया है। 2016 रियो ओलंपिक्स में ये बस मेडल से 0.15 पॉइंट्स से रह गई थी वॉल्ट इवेंट में, और इन्होंने गोल्ड जीता हुआ है वॉल्ट में एशियन विमेंस आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में भी, और फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने जिम्नास्टिक मेडल जीता हुआ है कॉमनवेल्थ गेम्स में। ब्रॉन्ज जीता था इन्होंने ग्लासगो 2014 में। पद्मश्री इन्हें दिया जा चुका है इनकी परफॉर्मेंस के लिए। रियो ओलंपिक्स 2016 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी इन्हें दिया गया 2016 में ही। हाउ मेनी ईयर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस हैज़ नरेंद्र मोदी कंप्लीटेड एज ऑफ अक्टूबर 7, 2024? 7 अक्टूबर 2024 तक नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक पद पर कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 23 ईयर्स। देखिए नरेंद्र मोदी ने 23 साल अपने पूरे कर लिए हैं पब्लिक ऑफिस में 7 अक्टूबर को। ठीक है, ये 7 अक्टूबर का ही दिन था 2001 में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने थे पहली बार। तो गुजरात गवर्नमेंट इसी मौके पर 7 से 15 अक्टूबर के बीच में डेवलपमेंट वीक भी मना रही है। आपको बता दें मिस्टर मोदी चीफ मिनिस्टर रहे गुजरात के 2001 से 2014 तक। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वाराणसी से। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से बाहर के। अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो उनमें लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं, और वडनगर हमें इनका जन्म हुआ है गुजरात में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू फ्रांस? फ्रांस में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है संजीव कुमार सिंगला। संजीव कुमार सिंगला जो कि फिलहाल भारत के एम्बेसडर इजराइल में, ये नेक्स्ट एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं भारत के फ्रांस में। इसी तरह अजीत विनायक गुप्ते जो कि भारत के एम्बेसडर इजिप्ट में, ये अब नए एम्बेसडर होंगे भारत के फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी में। और बी वनलाल ववना, ये नेक्स्ट एम्बेसडर होंगे इंडिया के कंबोडिया में। वहीं आपको जानना चाहिए कि जो इकोनॉमिस्ट हैं संजीव सन्याल, इनका नाम आपने सुना भी होगा, ये मेंबर हैं इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर के। इन्हें चांसलर नियुक्त किया गया है पुणे के गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स का। इससे पहले इस पद पर विवेक देबरॉय थे। Which country topped the medal tally at the ISSF Junior World Championship 2024 in Lima, Peru? लीमा पेरू में ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो सही आंसर ऑप्शन बी है अपना भारत। देखिए इंडियन शूटर्स ने मेडल टैली को टॉप किया है ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 लीमा पेरू में। 13 गोल्ड जीते, 3 सिल्वर जीते, 8 ब्रोंज मेडल जीते हैं। इटली दूसरे स्थान पर रहा है, 13 मेडल इटली जीते, 5 गोल्ड, 4 सिल्वर और 4 ही ब्रॉन्ज। थर्ड पोजीशन पर नॉर्वे रहा है। हाउ मेनी लोकल इंडियन लैंग्वेजेस डज द जेमिनी AI मोबाइल ऐप सपोर्ट? जेमिनी AI मोबाइल ऐप कितनी स्थानीय भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है? सही आंसर ऑप्शन सी है 9। देखिए गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट्स अपने हाल ही में अनाउंस किए जिसमें जेमिनी मॉडल है जो कि गूगल सर्च और मैप्स को इन्हेंस करता है और इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, और भी इंडियन लैंग्वेज में जोड़ी गई हैं। गूगल वॉलेट को सपोर्ट करता है और अब हेल्थ ID कार्ड्स को भी इसके साथ इंटीग्रेट किया जा सकेगा। तो हिंदी के अलावा 8 और इंडियन लैंग्वेजेस बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, तेलुगु, तमिल एंड उर्दू को ये सपोर्ट कर रहा है। Which new platform has Visa launched to help banks issue stable coins and other fiat-backed tokens? वीज़ा ने कौन सा नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिससे बैंक स्टेबल कॉइन और अन्य फियाट समर्थित टोकन जारी कर सकते हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है वीज़ा टोकेनाइज्ड एसेट प्लेटफॉर्म VTAP। देखिए वीज़ा ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिससे बैंक्स स्टेबल कॉइन्स एंड अदर फाइट बैक्ड टोकन्स इंटरनेशनली लॉन्च कर सकते हैं या उसको इशू कर सकते हैं, और इस प्लेटफॉर्म का नाम है वीज़ा टोकेनाइज्ड एसेट प्लेटफॉर्म। ये नेक्स्ट ईयर लाइव हो जाएगा। तो यहाँ पर जो स्टेबल कॉइन्स है इसका मतलब होता है क्रिप्टो करेंसी, और फाइट बैक्ड टोकन्स का मतलब होता है फाइट करेंसी। आप जानते हैं जो सरकार की जो अपनी करेंसी होती है जैसे हमारे इंडियन रुपीज़ है, ठीक है, तो इसको आप डिजिटली यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ फाइट बैक टोकन्स, ठीक है। जो आपकी फाइट करेंसी है, जो आपकी करेंसी है देश की, उसको आप डिजिटली लॉन्च कर सकते हैं। तो इसके तहत VTAP विल इनेबल बैंक्स टू मिंट, बर्न एंड ट्रांसफर टोकन्स, यानी कि आप जनरेट कर सकते हैं टोकन्स को, बर्न कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं और ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं एक देश से दूसरे देश में। तो इससे क्या होगा, जो भी इंटरनेशनल
इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जो बैंकों का अपना सर्विसेज होती है, ठीक है, तो उससे क्रिप्टो करेंसीज और ब्लॉकचेन ऑपरेशन को वो अपना इन्हेंस कर पाएंगे इस तरह के टोकन प्रोड्यूस करके। वेयर विल द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड ओपन इट्स फर्स्ट ओवरसीज कैंपस? भारतीय विदेश व्यापार संस्थान अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ खोलेगा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी, दुबई, यूएई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड IIFT ये अपना फर्स्ट ओवरसीज कैंपस दुबई यूएई में ओपन करेगा। आपको बता दें, अगर हम IIFT की बात करें, इसकी स्थापना 1963 में हुई थी एज एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस भी दिया जा चुका है और इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जो कि यूएई का लार्जेस्ट सोवरेन वेल्थ फंड है, इसने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है भारत में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी अहमदाबाद में। हु लॉन्च द सेकंड एडिशन ऑफ एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद IDEX अदिति 2.0? एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद IDEX चैलेंज का दूसरा संस्करण किसने लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन्होंने एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद IDEX चैलेंजेस का सेकंड एडिशन लॉन्च किया है। साथ ही 12th एडिशन लॉन्च किया है डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंजेस का, डिस्क 12 का। तो डेफ कनेक्ट 4.0 हाल ही में हुई है दिल्ली कैंट में। यहाँ पर अदिति 2.0 में 19 चैलेंजेस दिए गए हैं आर्म फोर्सेस और अलाइड एजेंसीज से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, क्वांटम टेक्नोलॉजी के, मिलिट्री कम्युनिकेशन के, एंटी ड्रोन सिस्टम के क्षेत्र में, और 25 करोड़ रुपए तक की ग्रांट यहाँ पर दी जाएगी। वहीं जो ये डिस्क 12 है, इसमें 41 चैलेंजेस दिए गए हैं UAV, AI, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन, इन सभी के फील्ड में, और 1.50 करोड़ रुपए तक का ग्रांट यहाँ पर दिया जाएगा जो भी पार्टिसिपेंट होंगे उन्हें। हु अनाउंस द पार्टनरशिप विद NCERT टू एक्सपैंड द अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक्स? पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता के लिए किसने NCERT के साझेदारी की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन डी है, अमेजॉन इंडिया। देखिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान, इनकी उपस्थिति में हाल ही में लेटर ऑफ इंगेजमेंट साइन किया गया है NCERT और अमेजॉन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के बीच, और ये अपनी तरह का पहला टाई अप है। यहाँ पर जो ओरिजिनल NCERT टेक्स्ट बुक हैं, ठीक है, वो भी प्रिंटेड प्राइसेस पर ये अमेजॉन द्वारा बेची जाएंगी। जो टेक्स्ट बुक है ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 के अनुसार डेवलप की जा रही हैं NCERT द्वारा, और क्लासेस 4, 5, 7 एंड 8 ये नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में रिलीज हो जाएंगी जो रिवाइज टेक्स्ट बुक्स हैं। आपको जानना चाहिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और ऑस्ट्रेलियन मल्टीनेशनल माइनिंग एंड मेटल्स कंपनी BHP, इन्होंने हाल ही में कोलैबोरेट किया है टू सपोर्ट स्टील मेकिंग डिकार्बनाइजेशन। हु हैज़ NSTC पार्टनर विद टू इनोग्रेट अ स्किल सेंटर इन मुंबई? NSTC ने मुंबई में कौशल केंद्र का उद्घाटन करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी है, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन BMC। देखिए, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा इनिशिएटिव ऑर्गेनाइज किया गया जिसके तहत नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि NSTC ने बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ पार्टनरशिप करके एक कटिंग एज स्किल सेंटर इनोग्रेट किया है कांदिवली, मुंबई में। NSTC की बात करें, नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। 31 जुलाई 2008 को स्थापना की गई थी अंडर सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा इसको सेटअप किया गया था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तरीके से, और जो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, इसके 49% शेयर कैपिटल है, वहीं प्राइवेट सेक्टर के पास 51% शेयर कैपिटल है। विच स्टेट रिकॉर्डेड द लोवेस्ट यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे? आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में सबसे कम युवा बेरोजगारी दर दर्ज की गई? सही आंसर ऑप्शन डी है, मध्य प्रदेश। देखिए, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की अगर हम बात करें जुलाई 2023 से जून 2024 के बीच, तो टोटल यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10.2% है, जिसमें फीमेल का 11% है और मेल्स का 9.8% है। तो महिलाओं के लिए जो जॉबलेसनेस है वो बढ़ी है, 3.2% तक बढ़ी है, पहले 2.9% थी प्रीवियस ईयर में। और आपको बता दें, जो लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी है, इसमें हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट रेट देखा गया है 15 से 29 साल के लोगों के बीच में, 36.2% का। उसके बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, फिर केरल है, फिर नागालैंड है और फिर मणिपुर है। वहीं मध्य प्रदेश में लोवेस्ट यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखा गया है, उसके बाद फिर गुजरात आता है। इसमें बताया गया है कि 24 इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जिसमें डबल डिजिट
अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिकॉर्ड किया गया है जुलाई 2023 से जून 2024 के बीच में। इंडिया का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ये इंक्रीज़ हुआ है 2023 में 60.1% रहा है, जबकि 2022-23 में ये 57.9% था। फीमेल का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है ये भी बढ़ा है, 37% से बढ़कर 41.7% हुआ है। वहीं मेल का 78.5% से बढ़कर 78.8% हुआ है। वेयर वॉज एक्सरसाइज ऐक्य कंडक्टेड, एक्सरसाइज ऐक्य कहाँ आयोजित की गई? सही आंसर ऑप्शन सी चेन्नई है। देखिए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सदर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी एंड तमिलनाडु स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर एक्सरसाइज ऐक्य कंडक्ट की है चेन्नई में। ऐक्य का मतलब है वननेस तमिल में, ठीक है। तो इसका मतलब है जो इंडिया की डिजास्टर मैनेजमेंट कम्युनिटी है उनको इंटीग्रेट करने से संबंधित ये एक्सरसाइज रही। तो किस तरह से कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो किस तरह से कंबाइंड एफर्ट करके उससे निपटा जा सके। What is the monthly stipend provided by the central government to the interns under Prime Minister's internship scheme? प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रशिक्षकों को कितना मासिक वजीफा दिया जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी है 4500 रुपये। देखिए, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप स्कीम, जिसे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा बजट स्पीच में घोषणा की गई थी, जिसकी इसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। ये एक ऑनलाइन पोर्टल द्वारा इम्प्लीमेंट होगा जिसे मैनेज करेगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो इसमें इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी टॉप 500 कंपनीज जो भारत की हैं उनमें, और इसका लक्ष्य है स्कीम का 1.25 लाख इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराना 2024-25 में। और आपको बता दें 1 साल की इंटर्नशिप रहने वाली की, यानी कि 12 मंथ की, और एटलीस्ट 6 महीने जो है इसमें एक्चुअल वर्किंग एक्सपीरियंस जॉब एनवायरनमेंट में स्पेंड करना होगा, ना कि क्लासरूम में। इंटरनेशनल कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम के लिए, और जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ऑनलाइन डिस्टेंस कोरेस्पोंडेंट लर्निंग प्रोग्राम्स में इनरोल्ड हैं वो एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। मंथली स्टाइपेंड इसमें 4500 रुपये का दिया जाएगा सभी इंटर्न्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तौर पर। जो पार्टनर कंपनीज हैं वो भी 500 रुपये हर मंथ यहाँ पर देंगी। कई तरह कैटेगरी जैसे इंटर्न की अटेंडेंस के तौर पर, है ना, इंटर्न अटेंडेंस के बेस पर, और भी जो कंपनीज की पॉलिसीज़ हैं गुड कंडक्ट और इस तरह से उसके हिसाब से। आपको बता दें यहाँ पर वन टाइम ग्रांट 6000 रुपये की भी दी जाएगी जब ज्वाइन करेगा इंटर्न। इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड किया जाएगा पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना के अंडर। अच्छा, 21 से 24 साल के कैंडिडेट्स इसके एलिजिबल हैं जिनके पास कोई भी फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं है और 10वीं या 10वीं से अधिक की किसी की एजुकेशन है वो इसके एलिजिबल है। इंडिविजुअल्स फ्रॉम फैमिलीज विद गवर्नमेंट जॉब्स आर एक्सक्लूडेड। ऐसे इंडिविजुअल्स के घर में कोई है मतलब गवर्नमेंट जॉब पर है वो एलिजिबल नहीं है, ना ही पोस्ट ग्रेजुएट इसके लिए एलिजिबल है। ऐसे कैंडिडेट जो ग्रेजुएटेड हैं IIT, IIM, IISER से, जो CA, CMA क्वालिफिकेशन जिनके पास है वो भी एलिजिबल नहीं है। Anyone from a household that includes a person who earned an income of 8 lakh rupees or more in 2023-24 will not be eligible. For what contributions were John Hopfield and Geoffrey Hinton awarded the Nobel Prize in Physics 2024? जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को किस योगदान के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, फॉर डिस्कवरीज इन मशीन लर्निंग। आपको जानना चाहिए जॉन हॉपफील्ड जो कि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स में प्रोफेसर हैं, और जियोफ्रे हिंटन जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में प्रोफेसर हैं। इन्हें नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स 2024 के लिए चुना गया है। ऐसा रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस जो कि स्टॉकहोम में है, इन्होंने अनाउंस किया है। आपको बता दें इन्हें क्यों ऑनर्ड किया गया है नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स से? फॉर फाउंडेशनल डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस दैट इनेबल मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। अब जो ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स है तो ये एक न्यूरॉन का नेटवर्क्स होता है और इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है जैसा कि जो एनिमल ब्रेन्स के न्यूरॉन्स होते हैं उसी तरह से ये ऑपरेट करता है। 1982 में हॉपफील्ड ने ANN को इंट्रोड्यूस किया था, जिसे हॉपफील्ड नेटवर्क भी कहा जाता है। फिजिक्स नोबेल प्राइज़ में 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की राशि मिलती है, लगभग 8.3 करोड़ रुपए की। दोनों में ये शेयर किया जाएगा। व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड मेंटल डे 2024? विश्व मानसिक दिवस 2024 का विषय क्या है?
ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन है मेंटल हेल्थ एट वर्क। आपको जाना चाहिए वर्ड मेंटल हेल्थ डे। मेंटल हेल्थ डे है ना, यहाँ पर क्वेश्चन में अधूरा रह गया थोड़ा। देखिए, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को मनाया जाता है 2024 में। इस डे का थीम रहेगा मेंटल हेल्थ एट वर्क। आपको जाना चाहिए वर्ल्ड साइट डे। ये अक्टूबर के सेकंड थर्सडे को मनाया जाता है, जो कि इस बार 10 अक्टूबर 2024 को है, और इसका थीम रहेगा चिल्ड्रन लव योर आईज। हाउ मच फाइनेंसिंग सपोर्ट इज द मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी इजिबल फॉर अंडर द USD यूरो स्वैप विंडो विद द RBI। मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण RBI के साथ USD यूरो स्वैप विंडो के तहत कितनी वित्त पोषण सहायता के लिए पात्र है? सही आंसर ऑप्शन बी है $400 मिलियन। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया है मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी के साथ सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क 2024 से 27 के तहत। इस एग्रीमेंट के तहत जो मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी है MMA, तो ये फाइनेंसिंग सपोर्ट प्राप्त कर सकता है RBI से $400 मिलियन तक का और 30 बिलियन इंडियन रुपीस तक का। ठीक है, और ये एग्रीमेंट जून 18, 2027 तक वैलिड रहेगा। आपको बता दें, जो ये शार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क है, ये 15 नवंबर 2012 को अस्तित्व में आया था। अब ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट इस तरह से होता है, मान लीजिए मालदीव से मान लीजिए तेल मंगाया US से, ठीक है, या फिर कुछ इंपोर्ट किया है तो उसको पैसे देने हैं डॉलर्स में, तो वो भारत से $400 मिलियन तक ले सकता है। उसके बदले में जो मालदीवियन की जो करेंसी है वो एक्सचेंज कर सकता है भारत के साथ। ठीक है, बाद में फिर रिपे कर देगा। इसी तरह से भारत से वो 30 मिलियन रुपीस ले सकता है और बदले में मालदीव की जो करेंसी है वो भारत को दे सकता है। ठीक है, उसको बोलते हैं करेंसी स्वैप, एक दूसरे के साथ करेंसी बदल देना। तो इससे मालदीव्स की जो नीड्स हैं वो पूरी हो जाएंगी। हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है M राजेश्वर राव। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने M राजेश्वर राव को रीअपॉइंट किया है डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तौर पर 1 साल के लिए। और आपको बता दें, ये इनको दूसरी बार है जब 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। सबसे पहले इन्हें अक्टूबर 2020 में अपॉइंट किया गया था डिप्टी गवर्नर 3 साल के लिए। आपको बता दें, RBI में गवर्नर होते हैं और 4 से ज़्यादा डिप्टी गवर्नर्स नहीं होने चाहिए। डिप्टी गवर्नर जो होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सेकंड मोस्ट सीनियर एग्जीक्यूटिव होते हैं गवर्नर के बाद। और जो पहले डिप्टी गवर्नर्स रहे थे, जेम्स ब्रेड टेलर और सिकंदर हायत खान रहे RBI के, और KJ उदेशी ये फर्स्ट फीमेल डिप्टी गवर्नर रही हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। रिजर्व बैंक का जो अफेयर है, पूरा कामकाज है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा गवर्न किया जाता है और इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंट किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। और जो ये बोर्ड है, इसको अपॉइंट या फिर नॉमिनेट किया जाता है 4 साल के लिए। Who has declared that India has eliminated trachoma as a public health problem? Trachoma affects which part of the body? माफ़ कीजिएगा, WHO है ना, WHO has declared that India has eliminated trachoma as a public health problem. Trachoma affects which part of body? तो WHO ने घोषणा की है कि भारत ने ट्रैकोमा को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया है। ट्रैकोमा शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? सही आंसर ऑप्शन भी है आइस। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO, इसने डिक्लेयर किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रैकोमा को एलिमिनेट कर दिया है, पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं रही है अब ये, और ऐसे करने वाले तीसरा देश बन गया है साउथ ईस्ट एशिया रीजन में। ट्रैकोमा की बात करें, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आइस को अफेक्ट करता है। किसके द्वारा होता है? बैक्टीरियम क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस के कारण होता है। और आइज, आईलिड्स, नोज, थ्रोट, ठीक है, इनसे कांटेक्ट के जरिए भी ये फैलता है। और ब्लाइंडनेस भी हो सकती है इससे, अगर ये इसको ट्रीटमेंट इसका ना कराया जाए। WHO ने इसको ट्रैकोमा को नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ के तौर पर भी क्लासीफाई किया हुआ है। और जो अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज़ हैं, जो पुअर इन्वायरमेंटल कंडीशंस में रही हैं, खास करके अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, वहाँ पर ये पाया जाता है। और ब्लाइंडनेस का काफ़ी कारण रहा है। 1950 से 60 के बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम 1963 में लॉन्च किया था। वेयर इज़ द मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट यानी कि मेस ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड? प्रमुख वायुमंडलीय चेरेनकोव प्रयोग वेधशाला कहाँ स्थित है? सही आंसर ऑप्शन
ए है हैनले। देखिए मेजर एटमॉस्फेरिक सेरेनको एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेटरी, इसको इनोग्रेट किया गया है डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती, जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में और चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन के। तो कहाँ पर इनोग्रेट किया गया है इस मेज ऑब्जर्वेटरी को? हैनले, लद्दाख में। ये लार्जेस्ट इमेजिंग सेरेनको टेलीस्कोप है भारत में, 4300 मीटर के एल्टीट्यूड पर है। आपको बता दें ये हाई एनर्जी गामा रेज को ऑब्जर्व करेगा और किस तरह से यूनिवर्स में सुपरनोवा, ब्लैक होल्स, गामा रेज इनके बर्स्ट होते हैं, ठीक है, इन फिनोमिना को ऑब्जर्व करेगा। आपको बता दें इसको बार्क द्वारा बनाया गया है ECIL के साथ मिलकर। एज ऑफ फाइनेंशियल 2024-25 हाउ मेनी टोटल ग्रोस एनरोलमेंट्स हैव बीन मेड अंडर द अटल पेंशन योजना? वित्त वर्ष 2024-25 तक अटल पेंशन योजना के तहत कुल कितने सकल नामांकन किए गए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है 7 करोड़। देखिए टोटल ग्रोस एनरोलमेंट्स जो अटल पेंशन योजना के तहत हुए हैं वो 7 करोड़ से ज़्यादा के हो चुके हैं और जो एनरोलमेंट है वो 56 लाख से ज़्यादा के हो चुके हैं करंट फाइनेंशियल 2024-25 में। तो 10वां साल है इस स्कीम का ये, और इसको ज्वाइन करने के लिए पर्सन की एज 18 से 40 साल की होनी चाहिए। 60 साल के एज प्राप्त करने के बाद उससे पेंशन मिलती है, ठीक है, 1000 से 5000 रुपये तक की उसके कंट्रीब्यूशन पर ये डिपेंड करता है। 9 मई 2015 को लॉन्च की गई थी ये स्कीम और इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है PFRDA द्वारा। हाउ मच पेनल्टी हैज़ द RBI इम्पोज्ड ऑन द मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पुणे महाराष्ट्र? RBI ने मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पुणे महाराष्ट्र पर कितना जुर्माना लगाया है? सही आंसर ऑप्शन है 3 लाख रुपीज़। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पुणे महाराष्ट्र पर। 2 लाख रुपए की लगाई है कोयना सहकारी बैंक लिमिटेड कराड़ महाराष्ट्र पर। 2 लाख की कोल्हापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड महाराष्ट्र पर लगाई है। वहीं 2 लाख की सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड महाराष्ट्र पर लगाई है। और 1.10 लाख रुपए की पेनल्टी नवापल्ली कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वेस्ट बंगाल पर लगाई है। वेयर वॉज द लोगो फॉर महाकुंभ 2025 अनवील्ड? महाकुंभ 2025 के लिए लोगो का अनावरण कहाँ किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है प्रयागराज। देखिए उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 का लोगो अनावरण किया है प्रयागराज में। जनवरी 14 से फरवरी 26 2025 तक महाकुंभ मेला होगा और इस लोगो में टेम्पल है, शीर है, अरुण है और अक्षयवट ट्री है और लॉर्ड हनुमान की भी इमेज इसमें दर्शाई गई है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL साइंड अ टीमिंग एग्रीमेंट विद विच कैनेडियन कंपनी टू कोलैबोरेट इन द एरिया ऑफ स्पेस प्रोडक्ट्स? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अंतरिक्ष उत्पादों के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस कनाडाई कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी है रेलिया सेट। देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL इसने एक टीमिंग एग्रीमेंट साइन किया है रेलिया सेट कनाडा के साथ ताकि स्पेस प्रोडक्ट्स के एरिया में कोलैबोरेट किया जा सके। BEL के बारे में आप सभी जानते हैं कि एक पब्लिक सेक्टर एरोस्पेस एंड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, नवरत्न स्टेटस को प्राप्त है, बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर्स है। आपको जाना चाहिए हाल ही में BEL एक और वजह से चर्चा में रहा, इसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा अप्रूवल मिल गया है कि जॉइंट वेंचर इस्टेब्लिश कर सकता है जिसका नाम होगा BEL-IAI एरोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। किसके साथ मिलकर करेगा? इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ मिलकर। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड और रॉयल आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द किंगडम ऑफ मोरक्को इन्होंने भी हाल ही में एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत मोरक्को में 150 व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म कॉम्बैट व्हीकल्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा। विच बैंक हैज अनाउंस्ड सुगम ऋण भुगतान योजना सुगम फॉर वन टाइम सेटलमेंट ऑफ रिटेल NPAs? किस बैंक ने खुदरा NPA के एक मुश्त निपटान के लिए सुगम ऋण भुगतान योजना की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन बी है IDBI बैंक। देखिए IDBI बैंक ने एक स्पेशल स्कीम लॉन्च की है सुगम ऋण भुगतान योजना ताकि जो वन टाइम सेटलमेंट किया जा सके जो भी रिटेल नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं NPAs हैं उनका 31 मार्च 2021 तक जो NPAs रहे हैं उनका, ठीक है। तो इसमें जो बोरोवर्स की जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग वैल्यू है 0.10 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक के जो रिटेल NPA हैं उनका यहाँ पर सेटलमेंट किया जा सकता है ताकि कोई लीगल जरिया ना अपनाना पड़े बैंक द्वारा। तो ये स्कीम मार्च 2025 को एंड हो जाएगी। IDBI बैंक की अगर हम बात करते हैं MR कुमार चेयरमैन हैं, राकेश शर्मा MD एंड CEO हैं।
हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। इसरो, इन स्पेस एंड NSIL हैव साइंड हाउ मेनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट्स विद नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज। इसरो, इन स्पेस और NSIL ने गैर सरकारी संस्थाओं के साथ कितने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है 75। देखिए, इसरो, इन स्पेस एंड NSIL इन्होंने 75 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन किए हैं नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़ के साथ। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL की अगर हम बात करें, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत। और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? जो लॉन्च व्हीकल होते हैं उनके प्रोड्यूसिंग के लिए, असेंबलिंग के लिए, इंटीग्रेटिंग के लिए। 6 मार्च 2019 को इसको लॉन्च किया गया था। और आपको बता दें, राधाकृष्णन दुराईराज ये चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं NSIL के, जिसका हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु कर्नाटक में है। वही बात अगर हम करें इन स्पेस की, यानी कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, तो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए नोडल एजेंसी है, ठीक है। और पवन गोयनका इसके चेयरमैन है। What is the estimated cost of achieving a fully decarbonized global energy system by 2050 according to the RBI? RBI के अनुसार 2050 तक पूरी तरह से डिकार्बोनाइज्ड वैश्विक ऊर्जा प्रणाली प्राप्त करने की अनुमानित लागत क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है 215 ट्रिलियन $। देखिए, RBI ने एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें कहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में जो फॉसिल फ्यूल का यूज़ होता है वो इस डेकेड के एंड तक जो है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब उसका जो डोमिनेंस है फॉसिल फ्यूल का, जो इलेक्ट्रिक जनरेटर में जो डोमिनेंस है, मतलब मेजोरिटी हम फॉसिल फ्यूल को यूज़ करते हैं, तो वो डोमिनेंस कम हो जाएगा और जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका शेयर बढ़ जाएगा। इसमें कहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी 50% शेयर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में जो है अपना क्रॉस कर जाएगी। इन्होंने ये भी कहा है कि जहां हम $1 इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल के लिए, वहीं $3 हमें एलोकेट करने पड़ेंगे रिन्यूएबल एनर्जी के लिए आने वाले सालों में। RBI ने भी कहा है कि 2050 तक फुली डिकार्बोनाइज्ड ग्लोबल एनर्जी सिस्टम प्राप्त करने के लिए 215 ट्रिलियन $, की कॉस्ट आएगी। Which two state governments have entered into a memorandum of understanding for wildlife and forest management? किन 2 राज्य सरकारों ने वन्यजीव और वन प्रबंधन के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। आंध्र प्रदेश और कर्नाटका गवर्नमेंट्स ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके तहत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑपरेशन को इस्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है, ताकि जो वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट चैलेंजेस हैं उनको टैकल किया जा सके। जैसे ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट हो गया, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट ऑफ कुंगी एलिफेंट्स, रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग ऑफ एलिफेंट माइग्रेशन, इन सभी पर कोऑपरेशन किया जाएगा। Who inaugurated the Computer Securing Incident Response Team Power CSIRT Power in New Delhi? नई दिल्ली में कंप्यूटर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया टीम पावर का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर ऑप्शन बी है मनोहर लाल। देखिए, जो यूनियन मिनिस्टर हैं मनोहर लाल, इन्होंने कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम पावर यानी कि CSIRT पावर को इनोग्रेट किया है नदर्न रीजनल पावर कमेटी न्यू दिल्ली में। तो जो साइबर अटैक होते हैं हमारे पावर सेक्टर में या फिर नेशनल ग्रिड में, तो उनको रोकने के लिए इसको इनोग्रेट किया गया है CSIRT पावर को। As on October 9, how many consecutive times has the MPC decided to keep the policy repo rate unchanged at 6.50%? 9 अक्टूबर तक MPC ने लगातार कितनी बार पॉलिसी रेपो रेट को 6.50% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है? सही आंसर ऑप्शन सी है 10 टाइम्स। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है MPC, इन्होंने 9 अक्टूबर 2024 को डिसाइड किया कि जो पॉलिसी रेपो रेट है वो अनचेंज रहेगा 6.5% पर, और लगातार 10वीं बार इन्होंने रेपो रेट अनचेंज रखा है। आपको बता दें, मई 2022 से फरवरी 2023 के बीच में लगभग 250 बेसिस पॉइंट्स तक की रेपो रेट को इंक्रीज़ किया गया और 6.5% तक ये पहुँच गया था। उसके बाद से अब तक अनचेंज्ड ही है। तो MPC में 6 मेंबर्स होते हैं, इनमें से 5 ने फेवर किया है कि अनचेंज रखा जाए, और जो एक मेंबर थे डॉक्टर नागेश कुमार, इन्होंने कहा है कि पॉलिसी रेट को जो पॉलिसी रेपो रेट है उसको रिड्यूस किया जाए 25 बेसिस पॉइंट से। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट ये भी अनचेंज रहेगा 6.25% पर। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट ये 6.75% पर अनचेंज है। इन्होंने कहा है जो रियल GDP ग्रोथ है 2024-25 के लिए 7.2% रहेगी। क्वार्टर वाइज भी यहाँ पर दी गई है। रियल GDP ग्रोथ जो 2025-26 के फर्स्ट क्वार्टर में रही है ये 7.3% बताई इन्होंने।
और जो रियल ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ है वो 6.7% बताई 2024-25 के फर्स्ट क्वार्टर में। हेडलाइन इन्फ्लेशन डिक्लाइन की है 3.6 से 3.7% में जुलाई और अगस्त में, ठीक है, मतलब जुलाई में 3.6 और अगस्त में 3.7, जबकि जून में 5.1 थी। CPI इन्फ्लेशन 2024-25 के लिए 4.5% इन्होंने बताई है। 2025-26 के फर्स्ट क्वार्टर में CPI इन्फ्लेशन 4.3% थी। इंडिया की जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये 1.1% ऑफ GDP पहुंच गया है फर्स्ट क्वार्टर में 2024-25 के। इन्होंने ये भी कहा है कि जो पर ट्रांजैक्शन लिमिट है UPI 123 पे से ये 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 कर दी है। UPI लाइट वॉलेट लिमिट को 2,000 से बढ़ाकर 5,000 कर दिया गया है और जो पर ट्रांजैक्शन लिमिट है उसको 500 से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है। RBI ने कहा है कि हम रिजर्व बैंक क्लाइमेट रिस्क इंफॉर्मेशन सिस्टम इस तरह की एक डेटा रिपोजिटरी भी लॉन्च करेंगे। अच्छा, ये भी कहा है कि जो UPI है और जो IMPS है यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, ये इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि जो कोई पैसा भेजना चाहता है किसी व्यक्ति को जो रिसीवर है, ठीक है, तो उसका जो है उसका नाम वगैरह वेरीफाई कर सकते हैं पेमेंट करने से पहले। तो इस तरह की सुविधा अब RTGS और नेफ्ट सिस्टम में भी दी जाएगी। RBI ने कहा है कि हम अपना जो मॉनेटरी पॉलिसी का स्टैंस है वो न्यूट्रल कर रहे हैं। पहले हम विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन था, लेकिन अब हम न्यूट्रल कर रहे हैं। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि आने वाले समय में हम जो रेपो रेट है उसको बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। नेक्स्ट मीटिंग जो होगी MPC की वो 4 से 6 दिसंबर के बीच में होगी। रतन टाटा हैज़ रिसेंटली पास्ड अवे एट 86। इन विच ईयर डिड ही जॉइन टाटा इंडस्ट्रीज? रतन टाटा का हाल ही में 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस वर्ष टाटा इंडस्ट्रीज में शामिल हुए थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है 1962, 1962। आपको जानना चाहिए रतन नवल टाटा जो कि चेयरमैन एमेरिटस रहे टाटा सन्स के, इनका 9 अक्टूबर को निधन हो गया 86 की एज में। आपको बता दें 1937 में इनका जन्म हुआ था पारसी फैमिली में, और इनकी जो ग्रैंड मदर रही नवाजबाई टाटा, इन्होंने ही इन्हें रेस किया है। 1962 में इन्होंने टाटा इंडस्ट्रीज़ को ज्वाइन किया। 1996 में इन्होंने टाटा टेली सर्विसेज की स्थापना की, और आपको बता दें 2 बार चेयरपर्सन रह चुके हैं टाटा ग्रुप के। एक बार तो 1991 से 2012, उसके बाद फिर इंटरिम चेयरमैन बने थे 2016 से 2017 के बीच में। 2008 में इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें पद्म विभूषण, जो कि हमारे देश का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ये प्रदान किया। इससे पहले साल 2000 में पद्म भूषण, जो कि 3rd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ये प्राप्त कर चुके थे। इसके अलावा इन्हें महाराष्ट्र भूषण 2006 में, असम वैभव 2021 में, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2023 में, ऑनरेरी नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2014 में अवार्ड प्राप्त हो चुके हैं। ये अवार्ड इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है, देखिए जब कोई इस तरह की हस्ती का निधन होता है तो मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस जो है एग्जामिनर बनाना प्रेफर करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल पूछी जा सके। जैसे लता मंगेशकर जी का जब निधन हुआ था तो 2-3 एग्जाम मैंने देखे, उसमें मल्टी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बनाए रहे। लता मंगेशकर जी संबंधित एक स्टेटमेंट अवार्ड से संबंधित दे दी, एक उनके कंसर्ट से संबंधित दे दी, अवार्ड से संबंधित दे दी। तो इस तरह से आपको जानना चाहिए जो मिस्टर टाटा हैं ये कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे, जहाँ इन्होंने आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। बॉम्बे हाउस ये टाटा ग्रुप का हेड ऑफिस है। ये मैंने आपको ऐसे ही जनरल नॉलेज के बता दिया। कभी आप पूछ ले कि बॉम्बे हाउस क्या है, तो टाटा ग्रुप का जो हेड ऑफिस है उसका नाम है बॉम्बे हाउस। व्हाट इज़ द थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड 2024? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2024 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 2024 में इस डे का थीम रहेगा गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। हु वॉन द 2024 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री? रसायन विज्ञान में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है डेविड बेकर, जॉन सुम्बर और डेमिस हैसबीस। देखिए साइंटिस्ट डेविड बेकर यूएस से हैं, जॉन जम्बर यूएस से हैं और डेमिस हैसबीस ये ब्रिटिश हैं और सीईओ हैं डीप माइंड के और आइसोमॉर्फिक लैब्स के। तो इन तीनों को 2024 का नोबेल प्राइज़ दिया गया है केमिस्ट्री में, क्योंकि इन्होंने प्रोटीन के ऊपर कार्य किया है। प्रोटीन आप सभी जानते हैं जो हमारी लाइफ है उसका बिल्डिंग ब्लॉक है और हर एक सेल में पाया जाता है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने कहा है कि जो टोटल प्राइस है उसका हाफ पार्ट बेकर को जाएगा फॉर कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन, और जो अदर हाफ है
वो जॉइंटली हैसबीस और जंपर को मिलेगा, क्योंकि इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जिसका नाम AlphaFold 2 है इसको डेवलप किया है, जिसके जरिए जो मिलियंस ऑफ प्रोटीन्स हैं उनके स्ट्रक्चर को प्रोडिक्ट किया जा सकता है। प्रोटीन आप सभी जानते हैं जनरली 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स होते हैं इसमें। अच्छा, ये जो प्राइस है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर इसमें दिया जाएगा। तो एक हाफ तो मिलेगा बेकर को और दूसरा हाफ हैसबीस और जंपर को। 1901 में पहली बार ये अवार्ड दिए गए थे, जो अल्फ्रेड नोबेल है उनकी डेथ के 15 साल बाद। और मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर और पीस में अवार्ड दिया जाता है। इकोनॉमी भी दिया जाता है, ठीक है, उसका नाम अलग होता है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। हु हैज़ बीन चूजन एज द विनर ऑफ द 48th वायलार राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड। 48वें वायलार राम वर्मा स्मारक साहित्य पुरस्कार के विजेता के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है अशोकन चारुविल। राइटर हैं अशोकन चारुविल। इन्हें 48th वायलार राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड दिया जाएगा इनके नोवेल कटुर का दवो के लिए। आपको बताते हैं अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया है वायलार राम वर्मा ट्रस्ट के द्वारा। इसमें 1 लाख रुपये का कैश प्राइज दिया जाता है। तो ये एक लिटरेरी अवार्ड है, केरल में प्रेजेंट किया जाता है बेस्ट लिटरेरी वर्क इन मलयालम के लिए। मलयालम में जो बहुत अच्छा कोई नोवेल लिखा हो, और हर साल 27 अक्टूबर को दिया जाता है। इस दिन डेथ एनिवर्सरी होती है राम वर्मा की। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेस्ले इंडिया। नेस्ले इंडिया के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है मनीष तिवारी। तो देखिए नेस्ले इंडिया, इन्होंने लीडरशिप चेंज की है। मनीष तिवारी इसके मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। जो अब तक मैनेजिंग डायरेक्टर थे सुरेश नारायण, ये रिटायर हो रहे हैं अगले साल जुलाई में। तो 1 अगस्त 2025 से मनीष तिवारी इस पद को संभालेंगे। मनीष तिवारी पहले अमेजोन इंडिया के कंट्री मैनेजर भी रह चुके हैं। नेस्ले की बात करते हैं तो ये एक स्विस मल्टीनेशनल फूड एंड ड्रिंक प्रोसेसिंग कंपनी है। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर्स है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द ड्रग इरेडिकेशन इनिशिएटिव संकल्प। किस राज्य सरकार ने नशा उन्मूलन पहल संकल्प शुरू की? सही आंसर ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन्होंने एक ड्रग इरेडिकेशन इनिशिएटिव जिसका नाम संकल्प है इसको लॉन्च किया है, ताकि राज्य से जो ट्रैफिकिंग है इसको, जिससे संबंधित जो समस्या है उनको दूर किया जा सके। हिमाचल प्रदेश की बात करें इसे लैंड ऑफ द स्नो क्लैड माउंटेन्स बोलते हैं। कैपिटल शिमला है। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला हैं। एक और राज्य की बात कर लेते हैं। असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि हम चाइल्ड मैरिज को इरेडिकेट कर देंगे राज्य से 2026 तक। विच यूनियन स्टेट्स हैव पार्टनर टू डेवलप 8 गीगावाट ऑफ सोलर पावर प्लांट्स। किन 2 भारतीय राज्यों ने 8 गीगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र विकसित करने के लिए साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। देखिए हाल ही में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इन्होंने पार्टनरशिप की है। 1 गीगावाट्स की जो है सोलर पावर प्लांट्स स्थापित किए जाएंगे इन दोनों राज्यों के साथ कोलैबोरेशन में। और फर्स्ट फेज में 2 गीगावाट प्रोजेक्ट डेवलप किया जाएगा मोरेना मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की बात करें तो 20 गीगावाट एनर्जी कैपेसिटी उत्पन्न करना इनका जो है टारगेट है। और उत्तर प्रदेश की बात करें 2026-27 तक ये 22 गीगावाट सोलर कैपेसिटी जो है जनरेट करना चाहता है। अंडर द निक्षय पोषण योजना द मंथली न्यूट्रिशन सपोर्ट फॉर टीबी पेशेंट्स हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम हाउ मच टू ₹1000। निक्षय पोषण योजना के तहत टीबी रोगियों को दिए जाने वाले मासिक पोषण समर्थन को कितने रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है 500। देखिए यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो मंथली न्यूट्रिशन सपोर्ट है निक्षय पोषण योजना के तहत ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट्स के लिए, इसको 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया है। साथ ही जो टीबी पेशेंट्स हैं उन्हें प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान में उनको कवर किया जाएगा। और इस मूव के साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट पर एडिशनल 1040 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, जिसे ये स्टेट्स के साथ 60:40 के हिसाब से बांटेगी। ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन करने का जो वर्ल्ड का टारगेट है वो 2030 है, पर भारत ने 5 साल एडवांस कर दिया है, यानी कि 2025 में भारत इसको इरेडिकेट कर देगा टीबी को। मिनिस्ट्री ने, जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, इसने एनर्जी डेंस न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन EDNS इसको भी इंट्रोड्यूस किया है उन सभी पेशेंट्स के लिए जिनका बॉडी मास इंडेक्स BMI ये 18.5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से कम है, ठीक है। और एडिशनली जितने भी टीबी पेशेंट्स हैं उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट के रूप में 3000 से 6000 रुपये भी मिलेंगे इस निक्षय पोषण योजना के तहत। विच कंपनी हैज़ ऑफिशियली बीन क्लासिफाइड एज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक ने किस कंपनी को आधारिक तौर पर गैर निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया?
सही आंसर ऑप्शन बी है MTNL। देखिए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, MTNL जिसे बोलते हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। इसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट के तौर पर क्लासिफाई किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। MTNL के ऊपर 325.53 करोड़ रुपए का जो है उधार है या ऋण है 30 सितंबर तक। और इससे पहले पंजाब नेशनल बैंक भी इसी तरह का NPA इसे घोषित कर चुका है। NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आप सभी जानते हैं, मतलब पैसा दिया पर उस पर ना तो इंटरेस्ट आ रहा है, प्रिंसिपल भी नहीं आ रहा है, मतलब कुछ रेवेन्यू नहीं दे रहा है जो आपने लोन दिया हुआ है बैंक ने, और ऐसा 90 दिन तक हो गया है। ठीक है, जब आपके पास प्रिंसिपल इंटरेस्ट नहीं आ रहा है 90 दिन तक। MTNL होली ओन सब्सिडरी है भारत संचार निगम लिमिटेड की, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और मुंबई, न्यू दिल्ली और मॉरिशस में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। Until which year has the Union Cabinet approved the continuation of universal supply of fortified rice? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस वर्ष तक फोर्टिफाइड चावल की सार्वभौमिक आपूर्ति जारी रखने की मंजूरी दी? सही आंसर ऑप्शन सी है 2028। देखिए यूनियन कैबिनेट ने जो फोर्टिफाइड राइस है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो दिया जाता है, तो इसकी सप्लाई को कंटिन्यू करने का ऑर्डर दिया है जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक। आपको बता दें सेंट्रल सेक्टर इनिशिएटिव है, 100% फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसमें दी जाती है राइस फोर्टिफिकेशन के लिए। एक्चुअली फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, आप इसको इफेक्टिव बना देते हैं ताकि जो मेल न्यूट्रिशन है, कुपोषण है, उससे निपटा जा सके। कुछ ऐसी चीज़ें इसमें ऐड कर देते हैं, जैसे राइस फोर्टिफिकेशन की बात करें तो इसमें फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स ऐड कर देते हैं जिनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 ये सब होते हैं। वेयर विल द IIAS DARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस 2024 बी हेल्ड? IIAS DARPG भारत सम्मेलन 2025 का आयोजित किया जाएगा। सही आंसर ऑप्शन सी है न्यू दिल्ली। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये IIAS DARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस 2024 को होस्ट करेगा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ब्रुसेल्स के साथ मिलकर भारत मंडपम न्यू दिल्ली में अगले साल 2025 में 10 से 14 फरवरी के बीच में। थीम रहेगा इस कॉन्फ्रेंस का नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एम्पावरिंग सिटीजन्स एंड रीचिंग द लास्ट माइल। इन विच सिटी डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन किया? सही आंसर ऑप्शन डी मुंबई है। आपको जानना चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कई सारे वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए हैं महाराष्ट्र में 7600 करोड़ रुपए के, और इनमें एक जो खास रहा हो रहा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स मुंबई में इन्होंने इनॉग्रेट किया है। तो इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत बनाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप और टाटा IIAS के बीच में कोलैबोरेशन के तहत। वेयर इज द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बीन डेवलप्ड? राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर किस स्थान पर विकसित किया जा रहा है? सही आंसर ऑप्शन ए है लोथल। देखिए यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में एक अप्रूवल अपना दे दिया है कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथल गुजरात में बन सकता है। 2 फेजेज में बनेगा, फेज 1B एंड फेज 2। और जो इसका कंस्ट्रक्शन है लाइट हाउस म्यूजियम का अंडर फेज 1B, इसको फंड करेगा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ लाइट हाउस एंड लाइट शिप्स। आपको बता दें इसका जो मास्टर प्लान है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का, ये आर्किटेक्ट हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया है और किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जाएगा? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ द यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म ULIP हैकाथॉन 2.0? किस संस्था ने यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म हैकाथॉन 2.0 लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है NICDC लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज लिमिटेड। NICDC लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज लिमिटेड ने यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म हैकाथॉन 2.0 लॉन्च करने की घोषणा दी। जो भी लॉजिस्टिक सेक्टर से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो उनसे संबंधित चैलेंजेस दिए जाते हैं, आइए और उनका सोल्यूशन बताइए। ULIP is a digital gateway that allows industry players to access logistics related data sets from various government systems through API based integration। बाकी आपको बता दें जो NLDSL है, ठीक है, इसकी स्थापना दिसंबर 30, 2015 में हुई थी। Where was the Study in India campaign officially launched? Study in India अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है शारजा। देखिए भारत ने स्टडी इन इंडिया कैंपेन लॉन्च किया है 20th इंटरनेशनल एजुकेशन शो, जो कि शारजा यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ है। इस जगह पर आपको बता दें ये जो स्टडी इन इंडिया कैंपेन है इसको ऑर्गेनाइज किया गया CIL के द्वारा, जो कि मिनिरत्न कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत आती है। तो इसमें बताया जा रहा है कि भारत एक ग्लोबल एजुकेशन हब है।
यहाँ पर कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, इनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ये जो ऑफर्स हम कर रहे हैं कोर्सेज, आपको बता दें जो इंडिया की हायर एजुकेशन सेक्टर है ये सेकंड लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। अच्छा, एक मैं आपको एक जीके का फैक्ट बताता हूँ। जो यूनाइटेड अरब एमिरेट है ये 7 एमिरेट्स से मिलकर बना है, ठीक है। 7 एमिरेट्स हैं यहाँ पर। एक तो है अबू धाबी, दूसरा है दुबई, तीसरा है शारजा, चौथा है आसमान, 5वां है अल क्वैन और 6ठा है रश अल खैमा और 7वां है फुजैरा। तो ये भी एग्जाम में पूछे लिए जाते हैं जो पीसीएस टाइप के एग्जाम होते हैं उनमें। ऑन विच इंडियन नेवल शिप वॉज द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ मालाबार 2024 हेल्ड। मालाबार 2024 का 28वां संस्करण किस भारतीय नौसैनिक जहाज पर आयोजित किया गया। सही आंसर ऑप्शन सी है INS सतपुरा। देखिए, मालाबार 2024 की ओपनिंग सेरेमनी ईस्टर्न नेवल कमांड के अंडर में इंडियन नेवल शिप सतपुरा में आयोजित की गई विशाखापट्टनम में। ये 28th एडिशन है इस मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज का और 8 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक चलेगा। ये 2 फेजेस में होगा, हार्बर और सी फेज। मालाबार की शुरुआत 1992 में हुई थी बायलैटरल एक्सरसाइज के तौर पर भारत और यूएस के बीच में। फिर इसको बढ़ाकर जापान और ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल कर ली गई। अच्छा, आपको ये भी जानना चाहिए कि भारतीय नौसेना का जो INS तलवार है ये साइमन्स टाउन साउथ अफ्रीका पहुंचा है 8th एडिशन ऑफ इप्सामार में पार्टिसिपेट करने के लिए। इप्सामार का मतलब क्या है, ये एक जॉइंट मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीकन नेवी के बीच में। हु वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 2024। 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है हैनकॉन्ग। आपको जानना चाहिए नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 2024 साउथ कोरियन ऑथर हांग क्योंग को दिया गया है फॉर हर इंटेंस पोएटिक प्रोज दैट कन्फ्रंट्स हिस्टोरिकल ट्रॉमास एंड एक्सपोज द फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। आपको बता दें फर्स्ट साउथ कोरियन राइटर हैं और 18th वुमन हैं ओवरऑल जिन्हें ये लिटरेचर प्राइज़ दिया गया है। इनके अगर हम कुछ फेमस वर्क की बात करें तो द वेजिटेरियन, द वाइट बुक, ह्यूमन एक्ट्स, यूरोपा एंड ग्रीक लेसन्स। लास्ट ईयर जॉन फॉसे इनको ये अवार्ड दिया गया था लिटरेचर में नोबल। अगर हम बात करें नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर तो इसे मॉनेटरी अवार्ड जो है वो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर का दिया जाता है, लगभग 8 करोड़ 88 लाख तक का। और कब दिया जाएगा, 10 दिसंबर 2024 को स्टॉकहोम में एक सेरेमनी होगी, उस दौरान दिया जाएगा। व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2024। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 का विषय क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स, प्रोटेक्ट बर्ड्स। आपको जानना चाहिए कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे ये हर साल 2 बार मनाया जाता है। एक बार तो मई में 2nd सैटरडे को और अक्टूबर में 2nd सैटरडे को। तो मई में तो 11 मई को मनाया गया और अब अक्टूबर में 12 अक्टूबर को ये मनाया जा रहा है इस साल। 2024 में इसका थीम है प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स, प्रोटेक्ट बर्ड्स। विच स्टेट विल होस्ट द 38th नेशनल गेम्स नेक्स्ट ईयर। अगले वर्ष 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है उत्तराखंड। आपको जानना चाहिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अनाउंस किया है कि 38th नेशनल गेम्स उत्तराखंड में होंगे 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में। 38 स्पोर्ट्स इसमें खेले जाएंगे। जो प्रीवियस एडिशन रहा इन गेम्स का, नेशनल गेम्स का, ये गोवा में हुआ था लास्ट ईयर और महाराष्ट्र ने इसमें टॉप पोजीशन हासिल की थी। फर्स्ट मॉडर्न नेशनल गेम्स 1985 में खेले गए थे न्यू दिल्ली में। प्रेसिडेंट कौन है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। PT ऊषा। वेयर वॉज द 21st आसियान इंडिया समिट हेल्ड। 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है वियंतने लाओपीडियार। आपको जानना चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 21st आसियान इंडिया समिट में पार्टिसिपेट किया है वियंतने लाओस में और इन्होंने यहाँ पर 10 पॉइंट प्लान भी अनाउंस किया है इंडिया आसियान टाइज को मजबूत करने के लिए। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 10 पॉइंट प्लान किस समिट के दौरान प्रस्तुत किया। तो क्वाड समिट आ सकती है या फिर आपका ब्रिक्स समिट आ सकती है, आसियान इंडिया समिट आ सकती है, ईस्ट एशिया समिट आ सकती है। इस तरह से पूछ लेते हैं क्वेश्चन में। थीम क्या रहा इस समिट का। इन्हेंसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस। ईयर 2025 ये आसियान इंडिया ईयर ऑफ टूरिज्म के तौर पर मनाया जाएगा और भारत यहाँ पर 5 मिलियन इन्वेस्टरों का कंट्रीब्यूशन करेगा। वेयर वॉज द एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप्स 2024 हेल्ड। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई। सही आंसर ऑप्शन डी है अस्ताना, कजाकिस्तान। आपको जानना चाहिए इंडियन विमेंस टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है
एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप्स 2024 में और सेमीफाइनल में हार गए जापान के अगेंस्ट 3-1 से। कहाँ पर हुई ये चैंपियनशिप? अस्ताना, कजाकिस्तान में। तो ये भारत का फर्स्ट मेडल है विमेंस टीम इवेंट में एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इम्पोज्ड मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ व्हाट अमाउंट ऑन जय हिंद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पुणे। भारतीय रिजर्व बैंक ने जय हिंद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पुणे पर कितनी राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? सही आंसर ऑप्शन ए है 50,000 रुपीज़। आपको जानना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50,000 रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है जय हिंद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पुणे पर, क्योंकि इन्होंने आरबीआई की जो मेंटेनेंस ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स इससे संबंधित जो डायरेक्शन है उनका अनुपालन नहीं किया है। 1 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है मानसिंह कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड दुदोंडी महाराष्ट्र पर, और 2.5 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है सोनभद्र नगर सहकारी बैंक लिमिटेड उत्तर प्रदेश पर। वहीं 5 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है दी परवाणु अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड हिमाचल प्रदेश पर। द इंडियन नेवी साइन एन MOU विद विच कंपनी फॉर प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस टू नेवल सिविलियंस। भारतीय नौसेना ने नौसैनिकों को बीमा प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस। आपको जानना चाहिए इंडियन नेवी ने बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ MOU साइन किया है ताकि जो नेवल सिविलियंस हैं उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा सके। आपको बता दें जो इंडियन नेवी 2024 को ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस के तौर पर मना रही है। UPI डेली ट्रांजैक्शंस क्रॉस्ड हाउ मेनी मिलियन इन सितंबर 2024। UPI के दैनिक लेन देन ने सितंबर 2024 में कितने मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया? सही आंसर ऑप्शन सी है 501 मिलियन। देखिए जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है यानी कि UPI डेली ट्रांजैक्शंस ये सितंबर के महीने 501 मिलियन को क्रॉस कर चुके हैं, जो कि अब तक का हाईएस्ट रहा है जब से UPI चालू हुआ 2016 में, और इसने एक मार्जिनल इंक्रीज भी देखने को मिला है 0.5% का अगर हम वॉल्यूम वाइज बात करें, ठीक है, और 15.04 मिलियन रहा है सितंबर में। अगर और सितंबर में कितना था? 14.96 बिलियन वॉल्यूम वाइज। अच्छा अगर हम वैल्यू की बात करें तो 68,800 करोड़ रुपए जो है ट्रांजैक्शन किए गए हैं सितंबर के महीने में, और लगभग ऑलमोस्ट ये स्टैटिक रहा है 20.64 ट्रिलियन पर सितंबर के महीने में, जबकि अगस्त में 20.61 ट्रिलियन था। सितंबर में जो UPI वॉल्यूम है वो 42% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने के लिए मिली है, और 31% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है वैल्यू में। वैल्यू मतलब कितने रुपए का, और वॉल्यूम मतलब कितने ट्रांजैक्शन नंबर। सितंबर में आपको बता दें आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम ट्रांजैक्शंस ये 100 मिलियन को क्रॉस कर गए। टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू 24,143 करोड़ की रही है। इमीडिएट पेमेंट सर्विस यानी कि IMPS ट्रांसफ़र की अगर हम बात करें 5.65 लाख करोड़ रुपीज़ के यहाँ पर ट्रांजैक्शन हुए हैं। वॉलमार्ट और फ़ोनपे ने डोमिनेट किया है UPI पेमेंट्स को, लगभग 48% से ज़्यादा का मार्केट शेयर इसका रहा है। अगस्त के महीने की बात कर रहे हैं हम। इसके बाद फिर गूगल, फिर पेटीएम। SEBI has increased the maximum number of nominees for डीमैट accounts and mutual funds to how many? SEBI ने डीमैट खातों और म्यूचुअल फंडों में अधिकतम कितने नॉमिनीज नामांकित किए जा सकते हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है 10। एक्चुअली क्वेश्चन इस तरह से होगा कि SEBI ने डीमैट खातों और म्यूचुअल फंडों में अधिकतम कितने नॉमिनीज नामांकित किए जाने की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन सी है 10। देखिए SEBI ने एक नया रूल लाया है और लोगों के लिए आसान हो गया है कि एसेट्स को इनहेरिट कर सकते हैं डीमैट अकाउंट्स और म्यूचुअल फंड्स को। तो पहले क्या होता था 3 नॉमिनीज कर सकते थे अपॉइंट जो भी डीमैट अकाउंट्स या फिर म्यूचुअल फंड्स हैं, अब इसको बढ़ाकर 10 कर दिया गया है। नॉमिनेशन इज़ ऑप्शनल फॉर जॉइंट डीमैट अकाउंट्स एंड म्यूचुअल फंड फोलियोज। जो जॉइंट डीमैट अकाउंट्स हैं या फिर म्यूचुअल फंड फोलियोज हैं उनके लिए ऑप्शनल है अगर नॉमिनेशन की फैसिलिटी उनको चाहिए, ठीक है। और अगर नॉमिनीज चेंज करना चाहते हैं तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अपने आप से चेंज कर सकते हैं। विच कंट्री रिसेंटली बैंड UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस फ्रॉम एंट्रिंग। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? सही आंसर ऑप्शन बी है इजराइल। आपको जानना चाहिए हाल ही में इजराइल ने यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस को अपने देश में घुसने से मना कर दिया है, बैन कर दिया है, और कहा है कि ये जो सेक्रेटरी जनरल है ये हमास, हिजबुल्लाह, हौतीस और ईरान को सपोर्ट करते हैं, इनको क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं। और ये भी कहा है कि इन्होंने जो हमास का अटैक हुआ था इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को,
जिसमें लगभग 1200 इसराइलीज की डेथ हुई, 250 हॉस्टेजेस ले लिए गए, उसको भी कंडेम नहीं किया। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको कुछ बता देता हूँ जो इस तरह के ग्रुप है मिलिशिया और किस कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। जैसे हाउती हैं, इन्हें अंसार अल्लाह बोलते हैं, यमन में है। हमास की बात करें इसे इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट बोलते हैं, गाज़ा। हिजबुल्लाह लेबनान, और वाइट फ्लैग्स ये इराक में है। विच स्पेनिश टेनिस प्लेयर रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस? हाल ही में किस स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस से संन्यास की घोषणा की? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन है राफेल नडाल। आपको जानना चाहिए कि स्पेन के राफेल नडाल ने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है प्रोफेशनल टेनिस से। 38 साल के राफेल नडाल का जो फाइनल अपीयरेंस होने वाला है वो स्पेन के लिए वो डेविस कप फाइनल्स में होगा, मलागा स्पेन में, नवंबर के महीने में। ठीक है, तो इनका लास्ट मैच होएगा ये, इसके बाद फिर ये रिटायर हो जाएंगे। आपको बता दें इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल जीते हुए हैं, जिसमें 14 फ्रेंच ओपन टाइटल्स हैं सबसे ज़्यादा। इन्हें किंग ऑफ क्ले बोला जाता है क्योंकि फ्रेंच ओपन क्ले पर खेला जाता है, और सबसे ज़्यादा टाइटल इन्होंने जीते हुए हैं किंग ऑफ क्ले, और 112 विन इन्होंने प्राप्त की हुई हैं। केवल 4 हारे हुए हैं, मतलब अलग अलग मैचेस होते हैं ना, जैसे क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल इस तरह चलते हैं। तो 112 4 का विन लॉस रिकॉर्ड है इनके पास फ्रेंच ओपन का। फ्रेंच ओपन को रोलैंड गैरोस भी बोलते हैं। लास्ट बार 2022 में उन्होंने जीता था अपना फ्रेंच ओपन। Who has been appointed as the new MD and CEO of National Securities Depository (NSDL)? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है विजय चंदोक। देखिए, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने विजय चंदोक को मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी का, जो कि कंट्री की लार्जेस्ट डिपॉजिटरी है, मुंबई बेस्ड है ये। फिलहाल जो मिस्टर चंदोक हैं ये MD एंड CEO हैं ICICI सिक्योरिटीज़ के। आपको जानना चाहिए इनकी जो अपॉइंटमेंट होगी ये नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए की गई है। हाउ मैनी वुमेन मेड इट टू द 2024 हुरन इंडिया अंडर 35 लिस्ट? 2024 हुरन इंडिया अंडर 35 सूची में कितनी महिलाओं ने जगह बनाई? सही आंसर ऑप्शन सी 7। आपको जानना चाहिए कि 2024 हुरन इंडिया अंडर 35 इस लिस्ट में जो आउटस्टैंडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनकी मिनिमम बिजनेस वैल्यूएशन $50 मिलियन की है, फर्स्ट जनरेशन लीडर्स हैं, और $100 मिलियन की है, और वो नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स हैं, उनको यहाँ पर नामित किया गया है। तो टोटल 150 एंटरप्रेन्योर्स को इस लिस्ट में जगह दी गई है। 7 वुमेन ने इसमें जगह बनाई है, और जो 4 हैं वो अपनी जो फैमिली बिजनेस है उसको आगे बढ़ा रही हैं। इनमें गज़ल आलाक भी हैं जो कि फाउंडर हैं मामा अर्थ की, और परीता पारिक जो कि को फाउंडर है टोडल की, रिलायंस रिटेल की ईशा अंबानी, दोनों ही 32 साल की हैं, और यंगेस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इसमें रही हैं। जो यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर है ओवरऑल वो अंकुश सचदेवा 31 साल के, ये को फाउंडर एंड CEO हैं शेयर चैट के। अच्छा, ऐसे इंस्टीट्यूशन सच एस IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, इन्होंने कई सारे एंटरप्रेन्योर्स प्रोड्यूस किए हैं जो इस लिस्ट में है, और सबसे ज़्यादा IIT मद्रास ने किए हैं 13 ग्रेजुएट से। What is the name of the first diagnostic test for mpox approved by WHO? WHO द्वारा अनुमोदित mpox के पहले डायग्नोस्टिक परीक्षण का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है एलिनिटी MPXV ऐसे। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फर्स्ट mpox डायग्नोस्टिक टेस्ट को अप्रूव कर दिया है इमरजेंसी यूज़ के लिए, और इसका नाम है एलिनिटी MPXV ऐसे। ये एक रियल टाइम PCR यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट है, और इट इनेबल्स डिटेक्शन ऑफ मंकीपॉक्स वायरस DNA फ्रॉम ह्यूमन स्किन लेसन स्वैब्स। तो वही जो स्वैब लेते हैं ना, जैसे हमने कोविड में देखा था, इसी तरह से इसे मैन्युफैक्चर किया गया है एबोट मॉलिक्यूलर के द्वारा, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। आप जानते हैं कि अगस्त मिड 2024 में WHO ने mpox के केसेस बढ़ते हुए देखते हुए इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया था। When is the इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इज ऑब्जर्व्ड? आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है अक्टूबर 13। देखिए, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ये हर साल 13 अक्टूबर को मनाया जाता है, और इसका थीम रहेगा इस साल एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर अ रेजिलियंट फ्यूचर। सेंडाई फ्रेमवर्क कई बार एग्जाम में पूछा था कि किससे संबंधित है? डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से संबंधित है। ये यूनाइटेड नेशंस का एग्रीमेंट है, साइन हुआ था, और इसका मकसद है जो डिजास्टर रिस्क हैं और लॉसेस हैं उनको रिड्यूस करना 2030 तक। व्हाट इज द न्यू एसेट मोनेटाइजेशन टारगेट फॉर फाइनेंशियल 25 सेट बाय नीति आयोग? नीति आयोग द्वारा फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए
नया परिसंपत्ति मुद्रीकरण लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है 1.9 ट्रिलियन रुपीस। देखिए नीति आयोग ने नया टारगेट सेट किया है असेट मोनेटाइजेशन के लिए 2024-25 में, और ये अब 23,000 करोड़ रुपए बढ़ाकर टोटल कितना हो गया 1.9 ट्रिलियन। जो ओवरऑल टारगेट है वो 6 ट्रिलियन का है। ठीक है, 4 साल का जो टारगेट रखा गया था वो 6 ट्रिलियन का रखा गया था नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के थ्रू। जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है इसको फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा अनवील किया गया था अगस्त 2021 में, और फर्स्ट 3 ईयर्स में इसने 3.9 ट्रिलियन का जो है अपना टारगेट पूरा किया है, और टारगेट रखा कितना गया था 4.3 ट्रिलियन का, मतलब फर्स्ट 3 ईयर्स में। ठीक है, और जो ये रिवाइज टारगेट किया गया है 1.9 ट्रिलियन रुपीज़ का, ये भी जो है ये 6 ट्रिलियन रुपीज़ का जो टारगेट है इसको मिस कर जाएगा 20 करोड़ रुपए के मार्जिन से। Which state received the largest chunk of tax devolution released by central government in October? अक्टूबर में केंद्र सरकार द्वारा जारी कर हस्तांतरण का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य को प्राप्त हुआ? सही आंसर ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स डेवोल्यूशन रिलीज कर दिया है लगभग 1,78,000 करोड़ रुपए तक का स्टेट गवर्नमेंट्स को अक्टूबर के महीने में। इसमें एडवांस इंस्टॉलमेंट भी है 89,086.50 करोड़ रुपए की। उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा मिला है, इस शेयर मिला है 31,962 करोड़ रुपए का। उसके बाद फिर बिहार है, फिर मध्य प्रदेश है। गोवा, सिक्किम, मिजोरम इन्हें लीस्ट शेयर मिला है। टैक्स डेवोल्यूशन मतलब जो टैक्स रेवेन्यूज़ होता है उसको शेयर करना सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म एस्टैब्लिश टू एलोकेट द प्रोसीड्स ऑफ सर्टेन टैक्सेस अमंग द यूनियन स्टेट्स इन अ फेयर एंड इक्विटेबल मैनर। आर्टिकल 280(3)(a) जो हमारे इसका कॉन्स्टिट्यूशन का है, ये कहता भी है कि फाइनेंस कमीशन बनाई जाती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किस तरह से जो टैक्सेस है वो यूनियन और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किए जाए। विच कंपनी इज एक्वायरिंग अ स्टेक इन ड्रीम स्पोर्ट्स? कौन सी कंपनी ड्रीम स्पोर्ट्स में हिस्सेदारी प्राप्त कर रही है? सही आंसर ऑप्शन सी है टाइगा इन्वेस्टमेंट। देखिए कंपटीशन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने सिंगापुर बेस्ड टाइगा इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल स्वीकार कर लिया है, जिसके तहत ड्रीम 11 की जो पेरेंट कंपनी है ड्रीम स्पोर्ट्स, इसमें स्टेक एक्वायर करेगी ग्रीन चैनल रूट के माध्यम से। यूएस बेस्ड ड्रीम स्पोर्ट्स ये भारत में अपनी सब्सिडरी स्पोर्टा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कार्य करती है। ठीक है, ड्रीम 11, फैन कोड, इस तरह के ब्रांड्स इसी के हैं। द उमंग ऐप हैज़ बीन इंटीग्रेटेड विद विच डिजिटल वॉलेट? उमंग ऐप का किस डिजिटल वॉलेट के साथ एकीकरण किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है डिजी लॉकर। देखिए नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन NEGT इसने अनाउंस किया है कि हमने उमंग ऐप और डिजी लॉकर जो कि इंडिया का डिजिटल वॉलेट है इसको इंटीग्रेट कर दिया है। डिजी लॉकर की बात करें तो एक डिजिटाइजेशन सर्विस है, और भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है अंडर डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। अगर हम उमंग की बात करें तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस इसकी फुल फॉर्म है। ये एक मोबाइल ऐप है और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ये ऐप 23 इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती है। इसको डेवलप किया गया नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के द्वारा और लॉन्च किया गया 2017 में। विच ऑर्गेनाइजेशन वॉन द नोबेल पीस प्राइज इन 2024? 2024 में किस ऑर्गेनाइजेशन ने नोबेल शांति पुरस्कार जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है निहोन हिदांक्यो। आपको जानना चाहिए नोबेल पीस प्राइज़ 2024 ये जापानीज़ ऑर्गेनाइजेशन निहोन हिदांक्यो को दिया गया है। इन्हें हिबाकुशा भी कहा जाता है। आपको बता दें इस ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं वो सभी हैं जो अगस्त 1945 को जो एटॉमिक बॉम्बिंग हुई थी हिरोशिमा और नागासाकी पर उसमें सर्वाइव कर गए, यानी कि उसमें बच गए। तो उन लोगों ने मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया। इसका नाम है निहोन हिदांक्यो, या ऑफिशियल इसका नाम आप कह सकते हैं जापान कॉन्फेडरेशन ऑफ एटॉमिक एंड हाइड्रोजन बम सफरर्स ऑर्गेनाइजेशंस। आपको बता दें इसको पीस प्राइज़ मिल रहा है क्योंकि ये कई सालों से लगातार एफर्ट्स कर रहा है कि पूरा जो वर्ल्ड है वो न्यूक्लियर वेपन्स फ्री बन जाए। इसकी स्थापना 10 अगस्त 1956 को हुई थी और जापान में 47 प्रीफेक्चर्स हैं, उन सभी में इनकी मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं। आपको बता दें तोशियुकी मिमाकी ये फ़िलहाल प्रेसिडेंट हैं इस निहोन हिदांक्यो के। और ये भी आपको जानना चाहिए कि ये सेकंड जापानीज़ रेसिपिएंट हैं जिन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। ठीक है, इस प्राइज़ के 123 साल की हिस्ट्री में। और आपको बता दें 50 साल पहले जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इशाकू सातो
को नोबेल पीस प्राइज़ मिला था 1974 में। तो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट आपका ये रहना चाहिए इसमें, ठीक है। आपको ये जानना चाहिए कि सेकंड जापानीज़ रेसिपिएंट है नोबेल पीस प्राइज़ के। इसमें इनको 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर मिल रहे हैं, लगभग 1 मिलियन $। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ टाटा ट्रस्ट। टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है नोएल टाटा। देखिए नोएल टाटा ये चेयरमैन बनाए गए हैं टाटा ट्रस्ट के। टाटा ट्रस्ट एक फिलैंथ्रोपिक आर्म है टाटा ग्रुप की। आपको बता दें नोएल टाटा नवल एच टाटा एंड साइमन एंड टाटा के सन हैं, और ये अपने हाफ ब्रदर रतन टाटा, जिनका हाल ही में निधन हो गया 86 की एज में, इन्हें सक्सीड कर रहे हैं। टाटा सन्स में टाटा ट्रस्ट के 66% स्टेक हैं। जो टाटा सन्स है ये टाटा ग्रुप की जो अलग अलग फर्म्स हैं उनकी होल्डिंग कंपनी है। 1868 में स्थापना हुई थी टाटा ग्रुप की। हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। 29 पब्लिकली लिस्टेड टाटा ग्रुप कंपनीज़ हैं। टोटल मार्केट वैल्यू कैपिटलाइजेशन इनकी 33.7 ट्रिलियन रुपीज़ है। इनमें अगर हम देखें तो टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा पावर, टाइटन, टाटा प्रोजेक्ट्स, एयर इंडिया, इंडियन होटल्स कंपनी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, वोल्टास, ट्रेंट, क्रोमा, बिग बास्केट, ये सभी आते हैं। जो लास्ट के 4 हैं मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, ये आपके बैंक एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं कि किसकी कंपनियां हैं। नटराजन चंद्रशेखरन ये टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं। Who has been appointed as the CMD and CEO of Indian Railways Finance Corporation IRFC? भारतीय रेलवे वित्त निगम के CMD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है मनोज कुमार दुबे। देखिए जो मनोज कुमार दुबे हैं इन्हें चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का IRFC का, जो कि एक शेड्यूल्ड ए मिनीरत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के तहत आती है। इट इज़ इंगेज्ड इन रेजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर एक्सपेंशन एंड रनिंग थ्रू कैपिटल मार्केट्स एंड अदर बोरोइंग्स। When is the वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे सेलिब्रेटेड ईच ईयर? प्रत्येक वर्ष विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी है 14 अक्टूबर। वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे या फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डे ये हर साल 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2024 में इस डे का थीम रहेगा आवर शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, स्टैंडर्ड्स फॉर चेंजिंग द क्लाइमेट। विच बैंक हैज़ पार्टनर विथ फ़ोनपे टू ऑफर इंस्टेंट क्रेडिट ऑन UPI? UPI पर तत्काल क्रेडिट की पेशकश करने के लिए किस बैंक ने फ़ोनपे के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन बी है ICICI बैंक। देखिए इंडिया के जो प्राइवेट सेक्टर लेंडर है ICICI बैंक, इसने फ़ोनपे के साथ पार्टनरशिप की है टू ऑफर इंस्टेंट क्रेडिट ऑन UPI टू इट्स प्री अप्रूव्ड कस्टमर ऑन द ऐप ऑफ द डिजिटल पेमेंट्स कंपनी। ICICI बैंक की बात करते हैं, MD एंड CEO संदीप बख्शी हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। वहीं फ़ोनपे के बारे में भी आप जानते ही हैं, CEO समीर निगम है, हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु कर्नाटक में है। What is the name of the new integrated supply chain management system launched by FCI? FCI द्वारा शुरू की गई नई एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है अन्न तर्पण। देखिए हाल ही में FCI यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसने एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव लॉन्च किया है ताकि जो इसकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम है इसको मॉडर्नाइज किया जा सके, और इसका नाम है डिपो ऑनलाइन सिस्टम। और इसी के साथ ये नया माइक्रो सर्विसेज बेस्ड इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम भी लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है अन्न दर्पण। FCI की अगर हम बात करते हैं तो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत आती है। स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे 1965 में सेटअप किया गया था फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964 के तहत। हेडक्वार्टर्स इसका न्यू दिल्ली में है। वेयर वॉज द वायुवीर विजेता कार रैली फॉर्मली फ्लैग्ड ऑफ टू तवांग? वायुवीर विजेता कार रैली को तवांग के लिए कहाँ से रवाना किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है थोई से लद्दाख। देखिए 92nd एनिवर्सरी ऑफ इंडियन एयरफोर्स एंड 25 ईयर्स ऑफ इंडियाज़ विक्ट्री इन 1999 कारगिल वॉर, तो इनको सेलिब्रेट करने के लिए वायुवीर विजेता कार रैली को हाल ही में हरी झंडी दिखाई थी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हाईवेज हर्ष मल्होत्रा ने थोई से लद्दाख से। और इसमें उत्तराखंड वॉर मेमोरियल के मेंबर्स रहे, 50 एयर वॉरियर्स रहे, आर्मी पर्सनल रहे, एयर वेटरन रहे, ये थोई से निकले, ठीक है, जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एल्टीट्यूड
फोर्स स्टेशन है 3068 मीटर अबव मीन सी लेवल। और कहाँ पर गए हैं, पहुँचे तवांग अरुणाचल प्रदेश में। इससे पहले आपको बता दें ये 7000 किलोमीटर की डिस्टेंस इन्होंने कवर की। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भी इनको सेंड ऑफ दिया गया था नेशनल वॉर मेमोरियल न्यू दिल्ली से। Which company has successfully delivered the first major order for the 9x19 mm submachine gun ASMI to Indian Army? किस कंपनी ने भारतीय सेना को 9x19 mm सबमशीन गन अश्मी का पहला ऑर्डर सफलतापूर्वक पूरा किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है लोकेश मशीन्स लिमिटेड। हैदराबाद बेस्ड लोकेश मशीन्स लिमिटेड इन्होंने 19x19 mm सबमशीन गन जिसका नाम अश्मी है इसको डिलीवर किया है हाल ही में। और किसको दिया है? नॉर्दर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी को। ये जो अश्मी है इंडिया की फर्स्ट सब मशीन गन है जिसे इंडिजिनियसली प्राइवेट सेक्टर द्वारा डेवलप की जा रही है। तो 550 इस तरह की सब मशीन गन दी गई है इंडियन आर्मी को। अश्मी का मतलब है अश्मिता, जिसका मतलब प्राइड होता है संस्कृत में। Which countries are jointly implementing the LUPEX मिशन? LUPEX मिशन को कौन से देश संयुक्त रूप से कार्यान्वित कर रहे हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है इंडिया एंड जापान। देखिए नेशनल स्पेस मिशन जो भी एपेक्स बॉडी है स्पेस मिशन को डिसाइड करती है, इसने 5th लूनर मिशन जिसका नाम लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है या लूपेक्स है, इसको हरी झंडी दे दी है। तो चंद्रयान 1 से चंद्रयान 4 तक के मिशन से थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। इसको जॉइंटली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इंडिया और जापान के द्वारा। आप सभी जानते हैं कि हम एक लूनर मिशन भी लॉन्च करने वाले हैं जिसमें हम सैंपल लेके आएंगे वापस अर्थ पर और फर्स्ट इंडियन को भी सेंड करेंगे 2040 तक मून पर। तो उससे पहले आएगा ये मिशन लूपेक्स। इसका मकसद रहेगा कि मून की जो सतह है उसको एक्सप्लोर करना, वहाँ पर वाटर को एक्सप्लोर करना, अदर रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करना और डार्क साइड जो होती है मून की उसको एक्सप्लोर करना। White Revolution 2.0 aims to increase daily milk procurement from cooperatives from 660 lakh liters to how much? श्वेत क्रांति 2.0 का लक्ष्य सहकारी समितियों से दैनिक दूध खरीद को 660 लाख लीटर से बढ़ाकर कितना करना है? सही आंसर ऑप्शन डी है 1000 लाख लीटर्स। देखिए यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह इन्होंने स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर लॉन्च किया है वाइट रेवोल्यूशन 2.0 के लिए। और मकसद यही है कि जो मेलन्यूट्रिशन है, कुपोषण है, उसको ख़त्म किया जा सके और महिला को रोजगार दिया जा सके। वाइट रेवोल्यूशन 2.0 विल हेल्प द इंक्लूजन ऑफ वुमेन इंगेज्ड इन प्रोक्योरमेंट ऑफ मिल्क इन फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट एज द मनी विल बी डिपॉजिटेड इन देयर बैंक अकाउंट्स। स्कीम का मकसद है जो कोऑपरेटिव्स होती हैं, कोऑपरेटिव्स जो होते हैं उनसे मिल्क बाय करना। फ़िलहाल 660 लाख लीटर्स पर डे है और इसको बढ़ाकर 1000 लाख लीटर्स पर डे करना। हु लॉन्च द प्राचीन वृक्ष आयुर्वेदिक चिकित्सा इनिशिएटिव इन गोवा? गोवा में प्राचीन वृक्ष आयुर्वेदिक चिकित्सा पहल किसने शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन डी है PS श्रीधरन पिल्लई। देखिए गोवा गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई इन्होंने चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत की उपस्थिति में एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है प्राचीन वृक्ष आयुर्वेदिक चिकित्सा। तो इस इनिशिएटिव के तहत 7 फ्रूट बियरिंग ट्रीज़ यानी कि जिन पर फ्रूट आते हैं जो लगभग 100 ईयर ओल्ड हैं और इन्फेक्शन के कारण डीके हो रहे हैं, इनको आइडेंटिफाई किया गया है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए ताकि दोबारा से उनको रिस्टोर किया जा सके, उनकी लाइफ स्पैन को बढ़ाया जा सके। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द इंटीग्रेटेड ओशन एनर्जी एटलस? एकीकृत महासागर ऊर्जा एटलस किस ऑर्गेनाइजेशन ने विकसित किया? सही आंसर ऑप्शन डी है इनकॉइस। देखिए हैदराबाद बेस्ड इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैदराबाद में है। ये अपने आप में स्टैटिक क्वेश्चन है। कई बार करंट अफेयर्स में आपका स्टैटिक क्वेश्चन मिल जाता है जहाँ पर करंट अफेयर्स का पलड़ा तो कम होता है लेकिन जो स्टैटिक है उसका पलड़ा ज़्यादा भारी होता है। तो यहाँ पर इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। इन्होंने इंटीग्रेटेड ओशन एनर्जी एटलस डेवलप की है जिसमें भारत की कोस्ट लाइन का मैप दिया गया है जहाँ से हम जो एनर्जी है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं जैसे टाइडल वेव से या फिर करंट से।
It provides estimated values of renewable energy that can be generated from either individual or integrated blue renewable sources at potential site along the coast. इन्होंने ये भी एस्टिमेट दिया है कि इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में इतना पोटेंशियल है कि हम 9.2 लाख टेरावाट आवर्स जनरेट कर सकते हैं मल्टीपल ब्लू रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से। हु इनोग्रेट द प्रेरणा स्थल एट बुरदांग इन सिक्किम। सिक्किम के बुरदांग में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर ऑप्शन भी है राजनाथ सिंह। आपको जानना चाहिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रेरणा स्थल को इनोग्रेट किया है बुरदांग सिक्किम में। और आप सभी जानते हैं अक्टूबर लास्ट ईयर में जो साउथ लोनाक लेक है सिक्किम में, यहाँ पर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आई थी जिससे कारण 22 सोल्जर्स जो है शहीद हो गए थे। तो ये उन्हीं को जो है नमन है और जो फ्यूचर जनरेशन है हमारी सोल्जर्स की, ठीक है, उनको इंस्पायर करेगी अपने कार्य को लेकर कमिटमेंट के लिए। विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार इज सेट टू गेट अ सेकेंड टाइगर रिजर्व। बिहार के इस जिले में दूसरा बाघ अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा। सही आंसर ऑप्शन सी है कैमूर। देखिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है बिहार में, इसके बाद अब दूसरा टाइगर रिजर्व सेटअप किया जाएगा कैमूर डिस्ट्रिक्ट में, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ठीक है, 2024 के अंत तक या फिर 2025 की शुरुआत में। आपको बता दें टोटल टाइगर काउंट जो है स्टेट में ये 54 हैं और 34% के साथ कैमूर ये हाईएस्ट ग्रीन कवर है इसका बिहार में। और कैमूर फॉरेस्ट ये बिगेस्ट है पूरी स्टेट में अगर हम एरिया के वाइज बात करें, ठीक है। तो कैमूर में सबसे ज़्यादा ग्रीन कवर है अगर हम बिहार की बात करें। ये जो कैमूर डिस्ट्रिक्ट है अपनी बाउंड्री शेयर करता है झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ। विच इंस्टीट्यूट इज कोलैबोरेटिंग विद द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA ऑन क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस। कौन सा संस्थान स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग कर रहा है? सही आंसर ऑप्शन है IIT दिल्ली। देखिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली IIT दिल्ली इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ऑन द रोल ऑफ एनर्जी टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन रिड्यूसिंग एमिशंस एंड लीडिंग क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। तो एमिशन को रिड्यूस करने और क्लीन एनर्जी से संबंधित ये MOU साइन किया गया है। हु इज़ द फर्स्ट IPS ऑफिसर टू विन अ गोल्ड मेडल एट द कॉमनवेल्थ इंटरनेशनल क्लासिक बेंच प्रेस कॉम्पिटिशन। कॉमनवेल्थ इंटरनेशनल क्लासिक बेंच प्रेस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले IPS अधिकारी कौन है? सही आंसर ऑप्शन भी है अनीता रॉय। देखिए IPS ऑफिसर अनीता रॉय जो कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं पुडुचेरी में, ये फर्स्ट IPS ऑफिसर बन गई हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ इंटरनेशनल क्लासिक बेंच प्रेस कॉम्पिटिशन में। ये इवेंट सन सिटी साउथ अफ्रीका में हुआ है जहाँ पर इन्होंने 70 kg लिफ्ट किया है, ठीक है, 46 एज की है ये। साथ ही आपको बता दें विजेता बैच जो कि बैंक अवेयरनेस स्पेशल बैच है हमारा कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। इसको आप प्राप्त कर सकते हैं 1 साल की वैलिडिटी के साथ केवल 399 के प्राइस में। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस में पढ़ाई हुई है, 30 लेक्चर्स है वीडियो फॉर्मेट में और PDF फॉर्मेट में। और डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हैं वो भी हमारे करंट अफेयर्स फंड ऐप पर अवेलेबल हैं। स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स उनको आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह कंटेंट हमने आपको प्रोवाइड कराया है। आप जान सकते हैं हाल ही में जो बैंकिंग के एग्ज़ाम हुए, चाहे वो RRB PO हो, RRB क्लर्क हो या फिर IBPS क्लर्क हो, यहाँ प्री बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे गए और सब कुछ कवर रहा हमारे इस कोर्स में, ठीक है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं अगर आप अपनी जनरल अवेयरनेस को अच्छा करना चाहते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस के साथ साथ इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट भी इसमें कवर किए गए हैं ताकि SSC रेलवे वालों को भी फ़ायदा मिले और इंश्योरेंस भी इसमें मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो ये करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको मिल जाएगा बैच। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी मेरा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PC जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं।
कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे किसी भी कोर्स से संबंधित, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करके भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों हमें टेलीग्राम पर आप जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज आप सभी के लिए डालते रहते हैं। थैंक यू गाइस।